एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एंड शान फिक्शन विथ जोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं आपके साथ फिर से लेकर आ गई हूँ एक ब्रांड न्यू वन शॉट। अगर ऐसा है कि ये वन शॉट नहीं होने वाला, ये टू शॉट होगा, जो कि ये एफ में आपके लिए लेकर आई हूँ। ये 2 पार्ट्स में मैं कंप्लीट कर दूँगी। कितने ही लॉन्ग पार्ट्स बने, 2 पार्ट्स में मैंने कंप्लीट कर दूँगी। एंड आज इसका हम फर्स्ट पार्ट सुनेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये एफ पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको एफ पसंद आया, और ये भी बताना कि अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और अगर कोई और शानम लवर है तो उसे ये स्टोरी शेयर कर दीजिए। अब हम हमारी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। स्टोरी का नाम है अ प्रोमिस कैन डिस्ट्रॉय द लाइफ एंड अ प्रोमिस कैन मेड द लाइफ। तो स्टोरी का नाम बहुत बड़ा है, तो थंबनेल में मैं सिर्फ इस स्टोरी का नाम प्रोमिस रखूँगी। तो आइए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक रूम दिखाया जाता है। वो रूम कोई नॉर्मल रूम नहीं था, वो रूम बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। उस रूम की खिड़की के जो पर्दे लगे हुए थे वो बिल्कुल सुर्ख लाल थे वही, और उस कमरे के अंदर चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछी हुई थी। कमरे में रेड सेंटेड कैंडल्स जली हुई थी, और यहाँ तक कि बेड पर जो बेडशीट बिछी हुई थी वो भी रेड थी, और उस बेड के ऊपर रोज पेटल से हार्ट शेप बना हुआ था। वो रूम बहुत ज़्यादा लग्जरियस लग रहा था। उस रूम के बीचों बीच 2 पर्सन खड़े हुए थे। एक पर्सन के फेस पर कोई इमोशंस नहीं थे, उसकी आंखें खाली थी, बर्फ़ की तरह ठंडी थी। वही दूसरा पर्सन जो उस पर्सन के सामने खड़ा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे, फेस पर हेल्पलेसनेस थी, और आंखों में जैसे कुछ ऐसा था जैसे वो उस पर्सन से सवाल पूछना चाहता हो। तभी उस पर्सन ने कहा जिसकी आंखों में आंसू थे, तो क्या तुमने सच में मुझसे सिर्फ शादी इसीलिए की है ताकि तुम अपना बदला ले सको? ये सुनकर वो पर्सन जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, उस पर्सन ने सामने वाले पर्सन की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसीलिए की थी कि मैं तुमसे बदला ले सकूं। इतने दिनों तक मैं तुम्हारे साथ इसीलिए था ताकि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे उस कमीने बाप से बदला ले सकूं, और अब मेरा बदला पूरा हो गया है। तुम यहाँ हो और जो मैं करना चाहता था वो हो चुका है। ये सुनकर वो पर्सन जिसकी आंखों में पहले ही आंसू बह रहे थे, वो आंसू और ज़्यादा बहने लगते हैं। उसका पूरा फेस रेड था और आंखों में बहुत ज़्यादा पेन लग रहा था। उस रोते हुए पर्सन ने कहा, तो क्या वो सब टाइम तुमने सिर्फ इसलिए बिताया था ताकि तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे? क्या इतने दिनों में तुमने मेरी तरफ उस तरह से कभी नहीं देखा? क्या तुम सच में ये कह रहे हो कि क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, तुमने सिर्फ बदले के लिए वो सब किया था? मुझे बताओ अल्फा, क्या तुमने सच में वो सिर्फ बदले के लिए किया था? वो तुमने मेरे साथ जो समय बिताया था, तुम मेरे लिए मेरे परिवार के खिलाफ लड़ गए थे, तो क्या तुमने सिर्फ मेरे फादर से बदला लेने के लिए ये सब किया था? ये सुनकर उस सामने वाले पर्सन ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि वो उस पर्सन से प्यार करता है या नहीं। बस उसने कहा, हाँ, वो सिर्फ इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हारे करीब पहुंच सकूं, ताकि मैं तुम्हारे फादर से बदला ले सकूं। उसने मेरी और मेरी फैमिली के साथ बहुत कुछ किया है, और अब मैं जो करना चाहता था वो हो चुका है। वो पछताएगा, उसने जो कुछ भी पाप किए हैं उसका बदला होगा। और हाँ, मैंने वो टाइम सिर्फ इसलिए बिताया था क्योंकि मैं तुम्हारे पास जाना चाहता था, तुम्हारी फैमिली में जाना चाहता था। इसके अलावा मेरा और कोई उद्देश्य नहीं था, ना ही मैं और को चाहता था। ये सुनकर वो पर्सन जो भी खड़ा हुआ था वो ज़मीन पर गिर जाता है और बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। लेकिन सामने वाले पर्सन का जो फेस था वो बहुत कोल्ड था। उसने उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहा, मुझसे कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब मेरा बदला पूरी तरह से पूरा हो जाएगा तो मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, और मैं तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं रखूँगा। इसीलिए जब तक मेरा बदला नहीं पूरा हो जाता तब तक तुम यहाँ रहोगे, और एक बार मेरा बदला पूरा होने के बाद तुम यहाँ नहीं रहोगे। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगा, फिर तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। ये बोलकर वो पर्सन उस रूम से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ वो पर्सन जो ज़मीन पर गिरा हुआ था वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगा। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसी के साथ ऐसा क्यों होता है। वो ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि लेनवांग जी था,
चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे रिचेस्ट पर्सन लेन चिरेन का ओमेगा बेटा। वांग जी ने खुद से ही बात करते हुए कहा, आखिर क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो ये सब सिर्फ मेरे साथ होता है? मैंने क्या गलती की थी कि मेरे फादर मुझसे प्यार नहीं करते, और जिस पर्सन से मैंने प्यार किया मुझे लगा कि वो पर्सन मुझसे प्यार करेगा, वो मुझे उस हेल से निकाल कर अपने लाइफ में लाएगा, मेरी भी एक फैमिली होगी। लेकिन इसने कहा कि ये सिर्फ मुझसे बदले के लिए प्यार कर रहा था। आखिर मेरे साथ ही क्यों सा है? गॉड, मैंने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे थोड़ी सी खुशियाँ देकर मेरी पूरी खुशियाँ छीन लेते हो? आखिर मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है? ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो जिस रूम में था उसके बाहर एक लेडी खड़ी हुई थी जिसने ये सब सुना था, और वो अपने उस ब्लैंक फेस के साथ यहाँ पर खड़ी हुई थी, और वो जो रोने की आवाज़ें थी, उस लेनवांग जी की जो रोने की आवाज़ें थी वो भी बाहर तक आ रही थी। वो लेडी सुन रही थी। उस लेडी का फेस ब्लैंक था। उस लेडी के फेस को देखकर बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि वो क्या सोच रही है, लेकिन थोड़ी देर तक वहाँ खड़े रहने के बाद वो भी वहाँ से जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ फिर से रूम में लेनवांग जी सोच रहा था कि ये सब कैसे शुरू हुआ और यहाँ आकर कैसे ख़त्म हुआ। आखिर उसकी गलती क्या थी? क्या उसकी गलती थी कि वो लेनचेन के यहाँ पैदा हुआ था? क्या वो उसकी ये गलती थी कि उसने विंग की बातों में आकर विंग से प्यार कर लिया था? वो यही सब सोच रहा था। अब यहाँ से हमें लेनवांग जी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लेनवांग जी जो कि चाइना के रिचेस्ट बिजनेसमैन लेन चिरेन का ओमेगा बेटा है। लेनवांग जी लेन चिरेन का इकलौता बेटा था, लेकिन जब लेनवांग जी 5 साल का था तभी लेनी की मौत हो गई थी। लेन चिरेन की दूसरी शादी हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले लेन चिरेन की पहली वाइफ थी जिसका नाम लेन ई था। और लेनवांग जी लेन ई और लेन चिरेन का ही ओमेगा बेटा था। लेनी की मौत अचानक हुई थी। इस बात का पता तो वांग जी को भी नहीं चला कि उसकी माँ की मौत अचानक कैसे हुई थी, लेकिन लेनी के फ्यूनरल के एक दिन बाद ही लेन चिरेन एक लेडी जिसका नाम वांग इफे था, और लेन चिरेन से शादी करने के बाद अब उसका नाम लेन इफे हो गया था, और वो मैडम लेन बन चुकी थी। उनकी वांग जी की मौत के एक दिन बाद ही लेन चिरेन उस लेडी को घर में लेकर आए थे। और वांग जी ने जब पूछा कि इस लेडी को वो यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, अभी तो उसकी माँ को मरे हुए एक दिन तक नहीं हुआ है, तो लेन चिरेन ने कहा था कि वो वांग जी को अकेला नहीं रहने देना चाहते, वो वांग जी को एक माँ का प्यार देना चाहते हैं। और वांग जी जो कि बहुत छोटा था, तो उसे भी लगा कि शायद उसके फादर उसकी फ़िक्र करते हैं। उसके फादर एक बिजी बिजनेसमैन है, इसीलिए उसके फादर इस औरत को लेकर आए हैं ताकि वो वांग जी का ध्यान रख सके। और कुछ दिनों तक मैडम लेन ने, जो कि अभी नई नई बनी थी, उसने वांग जी का ध्यान रखा। कुछ दिनों तक वांग जी को ऐसा लगा कि उसकी एक माँ गई है तो उसे दूसरी माँ मिल गई है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मैडम लेन ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे वांग जी से सारा काम करवाने लगी। पहले तो वो सिर्फ ये कहती थी कि उसकी तबीयत खराब है कि वांग जी ये काम कर दे, और वांग जी बहुत इनोसेंट था। वांग जी ने अभी अपनी माँ को खोया था, तो इसीलिए मैडम लेन इसका फ़ायदा उठाया करती थी। अगर वांग जी कोई भी काम करता तो मैडम लेन उससे प्यार से बात करती, थोड़ी देर उसके साथ बात करती। लेकिन अगर वांग जी कोई काम नहीं करता तो मैडम लेन बस हार्शली उससे बातें सुनाती और चली जाती। और ये बस कंटिन्यू हो चुका था। लेन चिरेन इस सारी बातों को जानते थे, यहाँ तक कि कई काम तो मैडम लेन चिरेन के सामने करवाती थी, लेकिन लेन चिरेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और यही सोचकर वांग जी का दिल और ज़्यादा टूटता था। वांग जी 8 साल का था जब वांग जी को पूरे घर का काम करना आता था, खाना बनाने से लेकर घर की क्लीनिंग करने तक, गार्डन में गार्डनिंग करने तक, और कपड़े धोना, घर को साफ करना, सारे काम वांग जी को आया करते थे। वो छोटे से नन्हे से हाथ जिनको प्यार मिलना चाहिए था, वो बच्चा जो इतने बड़े घर का हायर था, उसे इतना प्यार मिलना चाहिए था कि वो उस प्यार में जैसे खो जाता, लेकिन उसे बस नफरत मिली, कड़वी बातें मिली, मनहूसियत का टैग मिला। एंड इतनी सी उम्र में उसे हर काम आना आ गया। उस पर्सन को जिसे पढ़ना चाहिए था, क्योंकि वो लेंस का होने वाला हायर था, लेकिन उसकी पढ़ाई तभी बंद करवा दी गई जब वो 6 साल का था। उसे पहली बार तक स्कूल में नहीं रखा गया। लेन वांग जी को अल्फ़ाबेट का ए तक नहीं आता। वांग जी को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि उसे कभी बाहर जाने नहीं दिया। वांग जी की लाइफ बहुत ज़्यादा के लिए वांग जी का कोई दोस्त नहीं है, एक दोस्त तक नहीं है। वांग जी 8 साल का था
तब उनकी फैमिली में एक नया मेंबर आया और वो था उसकी छोटी उम्र का बहन, जिनका नाम उन्होंने लेन यांगजी रखा था। वांगजी को लगा था कि शायद अब जब लेन यांगजी आ गई है तो अगर वो यांगजी का ख्याल रखेगा तो उसकी माँ उस पर भी ध्यान देगी। लेकिन यांगजी के आने के बाद तो वांगजी की लाइफ और ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि अब मैडम लेन का पूरा ध्यान यांगजी पर चला गया था। और वहीं वांगजी ने ये सोचा कि यांगजी उसकी छोटी बहन है तो यांगजी उसके साथ बातें करेगी, उसके साथ खेलेगी। लेकिन यांगजी भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। जैसे जैसे यांगजी बड़ी हो रही थी उसको लेन चिरेन और मैडम लेन का पूरा प्यार मिल रहा था। लेन चिरेन यांगजी को बहुत ज़्यादा स्पॉइल करते थे, बहुत बिगाड़ते थे। वो जो चाहती थी वो यांगजी को मिला करता था, वही वांगजी को कुछ नहीं मिला करता था। जब से लेनी गई थी तब से वांगजी को सिर्फ एक लिमिटेड पॉकेट मनी दी जाती थी, जिसका यूज़ भी वांगजी घर में कोई सर्वेंट था उसको कहकर अपने लिए कुछ चीज़ें मंगाया करता था, क्योंकि वांगजी को घर से बाहर जाना अलाव ही नहीं था। और यांगजी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसका घमंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि वो एक स्पॉइल्ड ब्रेड थी। बचपन से ही उसके पेरेंट्स ने उसे बिगाड़ कर रखा था। लेन चिरेन ने यांगजी की हर विश को पूरा किया था। वो यांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यांगजी का हर बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ तक कि यांगजी का फर्स्ट बर्थडे जब यांगजी जानती तक नहीं थी तब भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था। हर बर्थडे अगर यांगजी कुछ काम करती तो उसको भी सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन वांगजी का ना तो किसी को बर्थडे याद था और ना ही ये याद था कि वांगजी को कब अच्छा फील होता है, कब वांगजी को बुरा फील होता है। वांगजी जब ये सब देखता था तो उसे उसका दिल टूट जाता, उसको बहुत बुरा लगता था कि उसके फादर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब भी वो उन तीनों को कहीं तैयार होकर बाहर जाता देखता तो उसे बहुत बुरा लगता। वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते। और यही सब लगभग 20 साल तक चला। वांगजी 20 साल का हो चुका था, लेकिन इस टाइम में ये सब बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, बल्कि ये सिर्फ बढ़ा। क्योंकि जैसे जैसे यांगजी बड़ी हो रही थी उसकी डिमांड बढ़ रही थी, उसकी वो हार्श बातें बढ़ रही थी। पहले तो सिर्फ मैडम लेन थी जो वांगजी से पूरा काम करवाया करती थी, उसको हार्श बातें किया करती थी, उसको ताने मारा करती थी। यहाँ तक कि अगर वांगजी गलती करता तो वांगजी को मारा भी करती थी। और इसी वजह से वांगजी की उस ब्यूटीफुल स्किन पर रोज़ नए नए निशान होते थे। कभी उसके गाल पर थप्पड़ मारने के निशान होते थे, कभी उसके गाल पर कुछ गर्म गिरने के निशान होते थे, कभी उसके हाथ को जला देने के निशान वांगजी की बॉडी पर हुआ करते थे। और ये टॉर्चर बस बढ़ता गया। जैसे जैसे यांगजी बड़ी हो रही थी वो भी वांगजी पर अपना हुक्म चलाने लगी थी। यांगजी घर में सर्वेंट होते हुए भी यांगजी अपना सारा काम वांगजी से करवाया करती थी। वो लेन चिरेन जब भी यांगजी को गिफ्ट दिया करते थे तो जानबूझकर वांगजी को दिखाया करती थी, ये चिढ़ाने के लिए, उसे जलाने के लिए कि लेन चिरेन सिर्फ उससे प्यार करता है। वांगजी इस घर का सिर्फ सर्वेंट है और वांगजी तो शायद लेन भी नहीं है, क्योंकि वांगजी को कभी किसी लेन के बेटे की तरह ट्रीट किया ही नहीं गया, उसको सर्वेंट्स की तरह ट्रीट किया गया था। और वो सर्वेंट जो लेन ही के टाइम के थे लेन फैमिली में, उन्हें वांगजी को देखकर बुरा लगता था। लेकिन कुछ ही सर्वेंट थे, 1 या 2 ही सर्वेंट होंगे जो कि लेन ही के टाइम के थे, उसके नहीं तो नई मैडम लेन ने पूरे सर्वेंट्स को चेंज कर दिया था और वो सब उसी के सर्वेंट्स थे तो उसी की बात माना करते थे। इसीलिए जब भी वो वांगजी को पनिशमेंट दिया करती थी तो अगर वांगजी उस पनिशमेंट को पूरी नहीं कर पाता था तो वो सर्वेंट्स मैडम लेन को जाकर बता देते थे कि वांगजी ने वो पनिशमेंट पूरी नहीं की, और फिर मैडम लेन उस पनिशमेंट को और ज़्यादा बढ़ा दिया करती थी। वांगजी बचपन से यही सब सह रहा था और उसकी लाइफ जैसे ऐसी हो गई थी। उसकी लाइफ में बस एक खुशी थी और वो थी कि वो हर रोज़ एक ऑर्फनेज में जाया करता था। उसके घर से लगभग 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर एक ऑर्फनेज था जो कि उसकी माँ ने स्टार्ट किया था और वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। लेन ई एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करती थी। लेन चिरेन पहले इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, लेकिन लेन ई ने उसकी मदद की थी, इसीलिए लेन चिरेन आज इतना बड़ा बिजनेसमैन है। अगर लेन ई से उसकी शादी ना हुई होती तो शायद आज लेन चिरेन किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता या फिर उससे भी रोज़। लेकिन लेनी की वजह से लेन चिरेन आज इस हाइट पर है, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर जाकर वांगजी को पूरी तरह से भूल चुका है। वांगजी पूरे दिन में बस उस शाम के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का इंतज़ार करता रहता है, क्योंकि शाम के 3 बजे से वो घर के बाहर जा पाता है, लेकिन वहाँ भी उसके ऊपर नज़र रखी जाती है। यही वांगजी की लाइफ है जो वो पिछले लगभग 12 से 13 सालों से सह रहा था। लेकिन वो ये सब सह रहा था क्योंकि वो जानता है कि उसके पास कहने के लिए कोई भी नहीं है। वो अपने फादर से कंप्लेंट नहीं कर सकता और अपनी मदर और सिस्टर की बात तो बहुत दूर की बात है। वांगजी यही सब सहता है। इस पेन में भी वो बस खुश रहना जानता है, दूसरों को खुश करना जानता है, लेकिन उसको उसकी फैमिली को इस खुशी से भी जैसे प्रॉब्लम होती है। ये थी हमारे वांगजी की लाइफ।
हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि बेड पर सो रहा था। उस पर्सन का फेस बहुत ज़्यादा मासूम लग रहा था, लेकिन उस फेस पर कुछ जगह निशान दिख रहे थे, कुछ जगह हाथ लाल गालों पे हाथों के निशान दिख रहे थे। वो पर्सन बार बार अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, जैसे उसको नाइटमेयर आ रहा हो, और फिर एक झटके के साथ उठ जाता है। लेन वांग जी के फेस पर पसीना था, वो गहरी सांसें ले रहा था। उसने अपने फोrehead पर हाथ रखा तो उसका फोreheड हल्का सा गर्म था। पिछली रात को वांग जी को बहुत तेज़ बुखार आया था, लेकिन क्या वो किसी को कर सकता था या फिर कोई था जो उसका ख्याल रख सके? ऐसा कोई नहीं था, बस घर में एक हेडमेड थी जिसका ख्याल रखा करती थी, इसलिए उन्होंने एक सूप बना कर दिया था और उनके पास जो एक मेडिसिन थी वो दी थी। इसलिए वांग जी का फीवर रात को कम हो पाया था, क्योंकि वो जानता है भले ही उसे फीवर हो, भले ही वो मरने की कगार पर ही क्यों ना जाए, लेकिन उसके पेरेंट्स को उस पर कभी भी दया नहीं आएगी। वांग जी अपने बेड पर बैठा बैठा यही सब सोच रहा था। उसके फेस पर उदासी थी। तभी डोर के बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है, यू सन ऑफ बिच, कितना टाइम हो गया है, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा ही आराम मिल गया है। अभी के अभी बाहर आओ, इतना पूरा काम घर का पूरा काम पड़ा हुआ है, इसे कौन करेगा? वो तुम्हारी मरी हुई माँ करी से करेगी या तुम्हारा वो बाप करेगा? जल्दी से जल्दी बाहर आओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लगता है तुम्हें पनिशमेंट मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए तुम बोलता उड़ने लगे हो। अभी के अभी बाहर आओ मनहूस। ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि मैडम लेन की थी। और वांग जी ने जैसे ही आवाज़ सुनी वो एक पल के लिए जिसे फ्लिंच कर गया। मैडम लेन से वांग जी सच में बहुत डर डरता है, क्योंकि मैडम लेन बहुत बुरी है। मैडम लेन बिल्कुल भी दया नहीं करती है। पता नहीं एक औरत होकर मैडम लेन के अंदर इतनी नफरत आ कैसे गई है। वांग जी तुरंत खड़ा होता है और जैसे तैसे वो बाथरूम में जाता है, क्योंकि अभी भी उसका सिर घूम रहा था। कल रात उसे बहुत ही हाई टेम्परेचर में बुखार आया था, लेकिन किसी को यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी रूम के अंदर गया और वो उसने बात लिया, और जब वो बाहर आकर अपने कपबोर्ड में उसने कपड़े देखे तो ज़्यादा कुछ कपड़े नहीं थे, बस 2 या 3 जोड़ी ही थे, और उनमें भी बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके थे, जो कि बहुत टाइम पहले वांग जी को जो पॉकेट मनी मिली थी। वांग जी की पॉकेट मनी इतनी होती है, वो 3 या 4 बार की पॉकेट मनी को जब इकट्ठा करता है तब जाकर उसके पास एक पेयर ऑफ क्लॉथ वो खरीद पाता है। उसकी पॉकेट मनी बहुत कम है, लेकिन वांग जी ने कभी कंप्लेन नहीं की। उसके बाद वो उसमें से अपने कपड़े निकालता है, उनको पहनता है और तुरंत रूम का डोर ओपन करके नीचे चला जाता है, जहाँ पर मैडम लेन बैठी हुई थी सोफे पर, बिल्कुल किसी क्वीन की तरह अपने लेग्स को क्रॉस करके। मैडम लेन ने जब वांग जी को दिखा तो उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, यू बिच, तुम्हें लगता है ज़्यादा ही नींद आने लगी है, कितना काम पड़ा हुआ है। अभी जाओ मेरे लिए गर्म पानी करके लेकर आओ, और हाँ, मेरी ब्लैक कॉफ़ी बनाना मत भूलना। अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी मैडम लेन के सामने वो करता है, तुरंत किचन में चला जाता है, जहाँ पर वो हेडमेड थी जिसने ऑलरेडी ब्लैक कॉफ़ी बना कर रखी थी। उसने वांग जी से कहा, वांग जी इसे ले जाओ, मैडम लेन को पता नहीं चलेगा कि तुमने बनाई या नहीं। ये सुनकर वांग जी ने मैडम उस हेडमेड की तरफ देखा और कहा, शुमा, आपको सच में लगता है कि उन्हें पता नहीं चलेगा? आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये मेरा रोज़ का काम है। ये बोलकर शुमा ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी, पर तुम्हें कल कितना तेज़ बुखार था, अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये सुनकर वांग जी ने शुमा की तरफ देखा और कहा, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है शुमा, किसे फ़र्क पड़ता है? ना माँ को फ़र्क पड़ता है जो मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ जा चुकी हैं, और ना ही फादर को फ़र्क पड़ता है। तो अगर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो भी मैं प्रे करता हूँ कि मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो जाए, ताकि मैं माँ के पास जा सकूँ। वहाँ मैं शांति में तो रहूँगा, मुझे इतना दर्द तो नहीं सहना पड़ेगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि पिछली बार जब आपने कॉफ़ी बनाई थी तो उन्होंने क्या किया था, उन्हें सब पता चल जाता है। ये बोलकर उन्होंने शुमा की तरफ देखा और वो दोनों बातें कर रहे थे। तभी मैडम लेन की आवाज़ सुनाई देती है, तुम फिर से जाकर किचन में अटक गए, जल्दी से मेरी कॉफ़ी बनाकर लाओ। ये बोलकर मैडम लेन बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी और आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई थी। ये सुनकर वांग जी ने बस अपना सिर हिलाया। उसके बाद उसने कॉफ़ी बनाना स्टार्ट कर दिया और उसने गर्म पानी पे चढ़ा दिया था। अब लगभग 15 मिनट बाद वांग जी को कॉफ़ी बनकर तैयार हो गई थी, और वो हॉट वाटर भी मैडम लेन के लिए लेकर गया था। वो सोफ़े के सामने गया, सोफ़े के सामने टेबल रखी हुई थी, उस पर उसको रखते हुए कहा, मैडम लेन, आपकी कॉफ़ी और हॉट वाटर। ये सुनकर मैडम लेन ने उस कॉफ़ी की तरफ देखा और फिर वांग जी की तरफ देखा। मैडम लेन ने पहले तो कॉफ़ी को लिया और फिर कॉफ़ी को चखा,
कॉफ़ी को चखने के बाद उसने फिर से कॉफ़ी को रखा और उसे हॉट वाटर को अपने हाथ में उठाया। वो अपने लिप्स तक उसे ले गई। वो वाटर इतना भी हॉट नहीं था, लेकिन था मैडम लेन के हाथ में एक टिश्यू था, उस वजह से मैडम लेन का हाथ जल नहीं रहा था। लेकिन वो जो हॉट वाटर था वो इतना हॉट तो था कि वो किसी को जला सके। मैडम लेन उसको पीने के लिए अपने माउथ के आगे लेकर ही गई थी, लेकिन पीने के बजाय उन्होंने उस हॉट वाटर को वांग जी के ऊपर फेंक दिया। वही वांग जी जो अपना सिर झुकाकर खड़ा हुआ था, वो बस इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कहीं ना कहीं मैडम लेन या तो उसकी कॉफ़ी की बुराई निकालेगी या फिर गर्म पानी का कुछ ना कुछ करेगी। और जैसे उसने सोचा था, अगले ही पलो गर्म पानी उसके ऊपर आया था। शुक्र है कि वो पानी उसके फेस पर नहीं आया था, बल्कि उसकी चेस्ट से लेकर लगभग बेली से लेकर और भी नीचे तक वो पूरा पानी गया था। इस वजह से वांग जी की पूरी बॉडी जल रही थी। वांग जी की मुट्ठियाँ बिछ गई थी, लेकिन उसके माउथ से उफ तक नहीं निकली, ना ही उसने कोई रिएक्शन दिया। और ये देखकर मैडम लेन के फेस पर स्मिक आ गया, क्योंकि मैडम लेन ने ही कहा था वांग जी को। जब भी मैडम लेन मारा करती थी, जब भी मैडम लेन टॉर्चर किया करती थी, तो वांग जी ऑफकोर्स उसे पहन होता था, वो चिल्लाया करता था। लेकिन एक बार जब वांग जी चिल्ला रहा था, तो मैडम लेन ने उसे और ज़्यादा पनिशमेंट दी और कहा कि अगर मैडम लेन जब उसे पनिशमेंट देगी तो वांग जी चिल्लाया तो वो पनिशमेंट दुगनी हो जाएगी। और इसी वजह से वांग जी मैडम लेन से डरा हुआ होता था। तो अब वो वांग जी चिल्लाता भी नहीं था, बस चुपचाप उस पूरे दर्द को सह लेता था। जब मैडम लेन को लगा कि उसने वो जो करना चाहती थी वो हो चुका है, वांग जी लगभग ऊपर से नीचे तक जल चुका है। वांग जी की वो मिल्की वाइट स्किन पूरी तरह से रेड हो चुकी थी। वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन माउथ से एक आवाज़ तक नहीं निकली। मैडम ने सच में बहुत ज़्यादा हार्टलेस थी। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, उप्स, ये तो गिर गया। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे तुमने कॉफ़ी अच्छी बनाई है, रोज़ ऐसी ही बनाया करो। ये बोलकर वो स्मिक कर कर उस कॉफ़ी को पीने लगती है। और वांग जी अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था। तभी एक और आवाज़ सुनाई देती है, लेन वांग जी, यूजलेस पर्सन, कहाँ हो तुम? अभी तक मेरा कपड़े क्यों नहीं निकाले हैं? और तुमने अभी तक मेरे शू साफ क्यों नहीं किए हैं? जल्दी से ऊपर आओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी तुरंत ऊपर की तरफ देखता है और बिना ही परवाह किए कि अभी भी उसका जो शरीर था वो जल रहा था, तुरंत वो सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। जब वो रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी सिस्टर वहीं पर थी, बेड पर बैठी हुई थी, अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी। वांग जी तुरंत अंदर गया। उसने कहा, क्या क्या हुआ? ये सुनकर यांग जी ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? अभी के अभी मेरा पूरा रूम साफ करो, और जो मेरे कपड़े हैं उन्हें साफ करो, और फिर उन्हें सुखा कर भी आना। मेरे अभी कभी मुझे जो कपड़े पहने हैं वो निकालो, और मेरे सैंडल से उनको साफ करो, मेरे सारा मेकअप का सामान निकालो, और मेरे लिए बात तैयार करो। ये सुनकर वांग जी ने यांग जी की तरफ देखा और फिर नोट किया। उसके बाद धीरे धीरे सारा काम करने लगता है। पहले उसने उस रूम को क्लीन किया, उसके बाद यांग जी के जो गंदे कपड़े थे उनको वॉशिंग मशीन में धोने के लिए रख दिया। उसके बाद वांग जी के नए कपड़े निकाले, और फिर यांग जी के लिए उसने हॉट वाटर प्रिपेयर किया। और फिर रूम में आकर कहा, हो गया है, मैंने तुम्हारा सारा काम कर दिया। ये सुनकर यांग जी ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, ये बोलकर यांग जी खड़ी होती है। उसके बाद वो बाथरूम में चली जाती है। वांग जी अब देखता है कि यांग जी बाथरूम में चली जाती है, तो उसकी आंखों में आंसू जो रोक रखा था वो बह जाते हैं। लेकिन वो हाश रूम को पहुंचता है और फिर उस रूम से बाहर निकल जाता है और अपना काम करने लगता है। वांग जी पहले पूरे घर को क्लीन करता है, और तब तक शुमा ने आज ब्रेकफास्ट बना दिया था, क्योंकि उसने भी देखा था कि वांग जी के साथ क्या हुआ था। वो कुछ कह तो नहीं सकती थी, क्योंकि जब तक लेन आई थी तब शुमा की बात मानना भी करते थे, लेकिन जब से नई मैडम लेन आई थी तब से शुमा को बोला भी नहीं दिया जाता था। शुमा बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर शुमा ज़्यादा बात करे तो उसे इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं था कि शुमा सिर्फ इस जॉब के लिए यहाँ थी, क्योंकि शुमा जैसी पर्सन है तो उन्हें कहीं भी जॉब मिल जाता और वो भी इससे अच्छी जगह पर मिलता, और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी हो सकती थी। लेकिन शुमा ने बचपन से वांग जी को देखा था। लिटरली शुमा जो थी वो वांग जी की नैन ही थी, एक तरह से दूसरी माँ ही थी, तो वो वांग जी को पेन में नहीं देख सकती थी। इसीलिए वो वांग जी के लिए सिर्फ यहाँ थी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इस घर में कोई इंसान नहीं रहते, इस घर में मॉन्स्टर्स रहते हैं। वो सिर्फ वांग जी का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर थी। वांग जी ने अपना पूरा काम कंप्लीट किया, और पूरा काम कंप्लीट करने के बाद वो किचन में खड़ा हुआ था और सामने अपनी फैमिली को देख रहा था, जो बहुत ही हंसी खुशी बातों के साथ अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लेन चिरेन, यांग जी और मैडम लेन वहाँ पर बैठे हुए थे। बहुत ही हंसते हुए वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। अगर दूर से देखे तो एक खुशी हैप्पी फैमिली लगेगी। वहीं यांग जी जो कि लेंचरेन से पैसों की डिमांड कर रही थी, और लेंचरेन भी बिना किसी सवाल के कि यांग जी इन पैसों का क्या करेगी। यांग जी रोज इतने पैसों का क्या करती है, बिना किसी
भी बात के बिना किसी सवाल के लेंचरेन यांगजी को पैसे दे रहे थे। यांगजी बहुत खुश थी और लेंचरेन बस यांगजी से एक ही बात कर रही थी कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो लेंचरेन यहाँ पर है, उसके फादर यहाँ पर है। यांगजी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यांगजी तो उनकी प्रिंसेस है, तो यांगजी को डरने की ज़रूरत नहीं है। यही बातें लेंचरेन यांगजी को बता रहे थे और ये सुनकर वांगजी का दिल से टूट रहा था। वांगजी को दिल में हज़ारों सुइयाँ चुभ रही थी, लेकिन समय के साथ अब वांगजी को कम हर्ट होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वो जानता है वो कितना ही रो ले, वो कितना ही इन्हें लोगों के पीछे फिर ले, ये लोग पत्थर दिल हो चुके हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के दर्द से। इसलिए वांगजी पूरी कोशिश करता है कि वो ऐसी चीज़ों को अवॉइड ही करे, लेकिन वो भी एक पर्सन है, तो उसे भी दर्द होता है जब वो अपनी फैमिली को ऐसे देखता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। और अब पूरा दिन काम करने के बाद लेंचरेन ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने ऑफिस चले गए थे। मैडम लेन भी अपने दोस्तों के साथ चली गई थी और यांगजी भी अपनी कॉलेज चली गई थी। वहीं वांगजी जिसने अपना पूरा काम कंप्लीट किया, उसने गार्डनिंग भी की, उसके बाद और भी जितना भी काम करना था उसने वो कंप्लीट किया। और अब 3 बज चुके थे दोपहर के। जैसे 3 बजे वांगजी के फेस पर जो उदासी थी वो एक पल में ही गायब हो गई। उसके फेस पर जैसे स्माइल आ गई। वो तुरंत घर से बाहर निकल गया और वो घर के बाहर की तरफ जाने लगा। वो जा तो रहा था, लेकिन उसके पीछे 2 या 3 गार्ड्स थे। वांगजी बहुत ही खुशी खुशी एक जगह जा रहा था और वो अब लगभग 15 मिनट के बाद एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ था। उस बिल्डिंग के सामने लिखा हुआ था लेन ऑर्फनेज। ये ऑर्फनेज लेन इन्हें बनाया था। ये बस एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वांगजी को सुकून मिला करता था। वांगजी अभी भी आया था तो गेट पर खड़ा था, अंदर जाने वाला था, लेकिन तभी एक एक्साइटेड सी लेडी वांगजी के पास आती है और तुरंत वांगजी का हाथ पकड़ लेती है। और इस अचानक के टच से एक पल के लिए वांगजी फ्लिंच कर जाता है, लेकिन जब वो सामने वाले पर्सन को देखता है तो वो उसके फेस पर स्माइल जाती है और वो शांत हो जाता है। उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, आंट मो आप आज यहाँ क्या कर रही हैं? वैसे मैं अंदर आने वाला था, आपको मुझे वेलकम करने के लिए यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सुनकर आंट मो ने मुस्कुराते हुए कहा, वांगजी जल्दी चलो, आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। मैंने तुम्हें बताया आज यहाँ पर कौन है, जल्दी चलो, मैं उसे तुमसे मिलवाना चाहती हूँ। ये बोलकर वांगजी को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही आंट मो उसे खींच कर बस वहाँ से ले जाने लगती है। उस ऑर्फनेज के एंट्रेंस डोर से वो लोग अंदर आ चुके थे। वहाँ पर एक रूम था। यहाँ ये एक गेस्ट रूम था जहाँ पर नॉर्मली जो भी कोई लोग इस ऑर्फनेज में डोनेट करने आते थे, कुछ भी डोनेट करने, तो वहाँ पर उनको बैठा कर बात किया जाता था। तो नॉर्मली यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ था और वांग ने जब ये देखा तो उसने आंट मो की तरफ देखा और कहा, आंट मो ये कौन है? क्या कोई फिर से ऑर्फनेज में कुछ डोनेट करने आया है? यह सुनकर आंट मो ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं, बहुत कुछ। तुम्हें पता है इन्होंने कितना कुछ ऑर्फनेज को डोनेट किया है। जाओ इनसे बात करो, क्योंकि इस ऑर्फनेज के मेन मालिक तुम ही हो। जाओ इनसे बात करो। ये सुनकर वांगजी इससे पहले कि कुछ मना कर पाता, तुरंत आंट मो बस उसे धक्का दे देती हैं। और जब वो पर्सन जब उन दोनों की तरफ पीट करके बैठा होता है, जब उसे अपने पीछे कुछ एक्टिविटी महसूस होती है तो वो भी अपनी नज़रों को पीछे घुमाता है और अपने सिर को पीछे करता है। और वांगजी भी जो उसके शोल्डर पर टैप करने के लिए अपना हाथ को आगे बढ़ाने वाला था, लेकिन जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उन दोनों की आंखें एक पल के लिए जैसे एक दूसरे में लॉक हो गई। वांगजी ने आज से पहले इतना हैंडसम अल्फा कभी नहीं देखा। वांगजी ऑर्फनेज में रहता है तो यहाँ पर डेली ही कोई ना कोई आता रहता है कुछ न कुछ डोनेट करने के लिए, और वांगजी ने कई अल्फाओं को देखा है, लेकिन इस पर्सन जितना हैंडसम अल्फा उसने आज तक नहीं देखा। वांगजी की आंखें उस पर्सन से हटी नहीं रही थी और वो पर्सन भी वैसे ही था। वो भी वांगजी को बस एकटक देखे जा रहा था और आंट मो ये सब देख रही थी। जब उसने ये देखा तो उसके फेस पर एक शाय सी स्माइल आ गई। वो वांगजी के पास गए, उन्होंने वांगजी के शोल्डर पर हाथ रखा और ये करने के साथ ही वांगजी अपने होश में आ गया और वो पर्सन भी जो वांगजी की तरफ देख रहा था वो भी खड़ा हो गया। वांगजी ने उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहा, हाय, मेरा नाम लेन वांगजी है एंड मैं इस ऑर्फनेज का मालिक हूँ। ये सुनकर उस पर सामने वाले पर्सन ने भी अपने हाथ को बढ़ाया और वांगजी के हाथ के साथ हैंड शेक करते हुए कहा, हाय, मेरा नाम विभूषण है और मैं इस ऑर्फनेज को कुछ डोनेट करना चाहता हूँ। ये सुनकर वांगजी ने नोट किया। उसके बाद उस पर्सन ने कहा, विंग ने कहा, मिस्टर लेन, मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो मिसिस मो को दे दिए हैं और अगर आप एक बार फिर से चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। ये सुनकर वांगजी ने आंट मो की तरफ देखा जिन्होंने नोट किया। उसके बाद वांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहा,
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आंट मों पर भरोसा है, वो जो कुछ भी करेगी वो ठीक ही करेगी। ये सुनकर उस सामने वाले पर्सन ने नोट किया और उसके बाद फिर से वहाँ पर एक साइलेंस हो गया था। ऐसा नहीं था कि वांग जी चेक नहीं करना चाहता था, लेकिन वो चेक कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसे पढ़ना ही नहीं आता, वो उसमें क्या चेक करेगा। और ये सोचकर वांग जी उदास हो गया था। तभी आंट मों ने जब देखा कि यहाँ पर एक साइलेंस हो गया तो उसने वो उन दोनों के बीच गई, उसने कहा, वांग जी इनको जाकर ऑर्फनेज दिखाओ, तब तक मैं तुम दोनों के लिए कुछ स्नैक्स तैयार करती हूँ। एंड मिस्टर वी आप जाइए, वांग जी आपको एक पूरा ऑर्फनेज दिखा देगा। ये सुनकर मिस्टर वी ने नोट किया और वांग जी भी वहाँ से चला गया क्योंकि वो अभी उदास नहीं होना चाहता था। उसके बाद वांग जी वींग को ऑर्फनेज दिखाने लगता है, ऑर्फनेज के हर तरह से कि ऑर्फनेज में कहाँ पर क्या है, कितने रूम्स हैं, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, वांग जी सभी दिखा रहा था। और फिर चलते चलते वो लोग एक गार्डन में आ गए थे। जैसे वो लोग गार्डन में आए, वांग जी की जो स्माइल वो छोटी सी थी, वो शाय फील कर रहा था इस अल्फा के अराउंड। वही दूसरी तरफ वो अल्फा खुद भी ऐसा, उसकी हालत भी कुछ अलग नहीं थी। लेकिन जैसे वांग जी गार्डन में आया, उसकी स्माइल बहुत बड़ी हो गई क्योंकि गार्डन में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। वांग जी ने जैसे ये देखा, वो उस अल्फा से दूर हुआ और उस गार्डन के अंदर चला गया। और बच्चे जो खेल रहे थे, जब उन्होंने वांग जी को देखा तो वो सभी दौड़ते हुए वांग जी के पास आ गए। और वांग जी ने ये देखकर वांग जी अपने घुटनों पर बैठ गए और उसने अपनी बाहों को फैला दिया। इस वजह से जितने भी बच्चे थे वो एक साथ उन लोगों ने वांग जी को हक कर लिया। उन्हें देखने के साथ ही वांग जी के फेस पर स्माइल आ गई। जब सब लोगों ने वांग जी को हक कर लिया तो उसके बाद एक वांग जी सबसे अलग हुआ, उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने मुझे मिस किया? ये सुनकर उनमें से एक ने कहा, हाँ प्रीतिका, हमने आप लोगों को आपको बहुत मिस किया। वैसे भी हमने आपसे कल कहा था कि आप जाओ मत, पर आप चले जाते हो। वैसे क्या आपने पिछले हफ्ते हमसे जो वादा किया था आपको याद है? ये सुनकर वांग जी के फेस पर फोन आ गया। उसने उन बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, वादा? मैंने तुमसे कौन सा वादा किया था? ये सुनकर एक बच्चे ने अपने हाथों को अपनी उस छोटी सी चेस्ट पर बांधते हुए कहा, प्रीतिका का आप ऐसे झूठ नहीं बोल सकते और आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि आपको कुछ याद नहीं है? क्या आपको याद नहीं कि आपने पिछले हफ्ते हमसे वादा किया था कि आप हम सबके लिए एक बहुत बड़ी वाली चॉकलेट लेकर आओगे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और हमारे यहाँ पर मिलती ही नहीं है, आप दूसरी जगह से उसको लेकर आओगे। आपने पिछले हफ्ते हमसे प्रॉमिस किया था, क्या आप ये अब झूठ बोल रहे हो कि आप नहीं लेकर आओगे? ये सुनकर वांग जिसके फेस पर अभी तक बहुत बड़ी वाली स्माइल थी, वो स्माइल कम हो गई, या फिर कहे कि बिल्कुल ही कम हो गई। हाँ, वांग जी ने पिछले हफ्ते वादा तो किया था और वांग जी भूला भी नहीं था और वो लाने भी वाला था। वांग जी के पास अब की बार जो पॉकेट मनी इकट्ठा हुई थी उससे वो कपड़े लेने वाला था, लेकिन उसने उन बच्चों से वादा कर दिया था कि वो उनके लिए चॉकलेट्स लेकर आएगा। वो चॉकलेट थी तो नॉर्मली, लेकिन वांग जी ने बच्चों में एक्साइटमेंट बनने के लिए बस कहा था कि वो एक एक्सपेंसिव चॉकलेट है, तो वांग जी को कैसे भी वो चॉकलेट लानी थी और वो पूरी तरह से तैयार था। आपके बार उसने अपने कपड़े नहीं खरीदे थे, उस बच्चों के लिए चॉकलेट ही लेने वाला था। लेकिन कुछ दिनों पहले जब उसकी पॉकेट मनी इकट्ठा हुई थी तो यांग उसके पास आया और उसने जितनी भी उसकी पॉकेट मनी थी वो ले ली। यांग जी को लेंचरे ने बहुत सारे पैसे दिए थे, लेकिन यांग जी ने अपने दोस्तों के ऊपर, शॉपिंग के ऊपर और लेट नाइट पार्टीज करने के ऊपर वो सारे पैसे उड़ा दिए थे। तो इसीलिए वो दोबारा लेंचरे से जो पैसे वो नहीं मांग सकती थी क्योंकि लेंजरे पैसे तो देते थे, लेकिन अभी जो उनका बिजनेस था वो थोड़ा सा लॉस में जा रहा था। इसीलिए लेंजरे ने यांगजी को कहा था कि वो लिमिटेड ही अपने पैसे खर्च करे। इसीलिए यांगजी लेंचरन के पास पैसे मांगने नहीं जा सकती थी, लेकिन उसे पता था कि वांग जी को थोड़ी बहुत पॉकेट मनी दी जाती है, इसीलिए वो वांग जी के पास मांगने गई। लेकिन वांग जी ने जब मना किया, उसने इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया कि उसके पास वैसे ही थोड़े पैसे होते हैं, अगर वो यांग जी को दे देगा तो उसके पास क्या बचेंगे। उसने ये नहीं बताया था कि वो ऑर्फनेज के बच्चों के लिए कुछ लेना चाहता है, लेकिन यांग जी बहुत ज़्यादा एरोगेंट थी, उसे दूसरों की फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसे बस अपने काम से मतलब था। इसलिए उसने ज़बरदस्ती वांग जी को पैसे लिए और अपनी माँ से भी मदद मांगी। तो मैडम लेन ने वांग जी को उस दिन बहुत मारा था और वांग जी के पैसे ले लिए गए थे। यही नहीं बल्कि वांग जी को उस दिन खाना तक नहीं दिया गया था। यही सब सोचकर वांग जी उदास हो गया, उसका सिर झुक गया क्योंकि उसने जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाया। और वो बच्चे जो देख रहे थे वांग जी को, जब उन्हें कोई चॉकलेट नहीं मिली, उन्होंने देखा कि वांग जी के फेस पर गाछी आ गई हैं, तो बच्चा जिसने अपने चेस्ट पर अपने हाथों को क्रॉस करके रखा था उसने भी अपने हाथों को नीचे कर दिया और वांग जी कुछ कहने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो वांग जी कुछ कह पाता, वांग जी के कान के पास से एक
चीज़ निकल कर आया वांग जी को। जैसे रियलाइज़ हुआ तो उसने उस तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वहाँ पर वांग जी के पास वो चॉकलेट थी। और वांग जी जैसे ये देखा तो उसने उस हाथ की तरफ देखा जिसने ये चॉकलेट वांग जी की तरफ बढ़ाई थी, तो वहाँ पर मिस्टर वी थे। विंग था जो जिसने ये चॉकलेट वांग जी की तरफ बढ़ाई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि विंग के पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे ब्लैक कोट में, जिनके पास बहुत सारी चॉकलेट थी। और वांग जी ने जब ये देखा तो उसके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ गई। उसने तो वो तुरंत खड़ा हुआ, उसने विंग से उन चॉकलेट्स को लिया और उन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये देखकर वो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए और अपनी अपनी चॉकलेट खाने लगे। वही विंग जिसे जिसे ये सब देख रहा था कि वांग जी इन बच्चों से कितना अटैच्ड हैं और वांग जी इनका कितना ख्याल रख रहा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वांग जी उदास हो गया है तो ये पता नहीं क्यों, पर उसे भी ये अच्छा नहीं लगा। तो उसने अगले ही पल अपने आदमियों को मैसेज किया और अब ये चॉकलेट यहाँ पर थी। वांग जी उन बच्चों को देख रहा था जो है पहले अपनी अपनी चॉकलेट खा रहे थे, और ये देखकर वांग जी के फेस पे स्माइल आ गई। फिर वो विंग की तरफ घूमा, वो विंग के सामने गया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वी, आपकी वजह से आज मेरा प्रॉमिस रह गया। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर मिलोगे तो मैं इसके पैसे आपको दे दूँगा। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर लेन, वैसे भी मैं यहाँ पर डोनेट करने ही आया था, तो ये सब मेरी तरफ से आपको मुझे वापस से रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों के फेस पर स्माइल आ गई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये सुनकर वांग जी भी विंग की तरफ देखने लगता है और फिर से एक दोनों की आंखों में खो जाते हैं। वांग जी को पता नहीं क्यों पहली बार कुछ फील हो रहा था और ये चीज़ें बहुत अजीब थी, बहुत नहीं थी वांग जी के लिए। वांग जी ने ऐसा कभी कुछ फील नहीं किया तो वांग जी के लिए नहीं थी। उसके बाद वो दिन वांग जी ने वहीं पर बिताया और पूरे टाइम विंग उसके साथ था। वो लोग बच्चों के साथ खेले, वहाँ पर और भी कुछ लोग थे, उनके साथ उन्होंने बातें की। उसके बाद आंट मो ने उनके लिए स्नैक्स बनाए थे और स्नैक्स खाने के बाद मिस्टर वी वहाँ से जा चुके थे। और वांग जी सच में बहुत ज़्यादा खुश था। आपके बाद जब वो घर गया था तो वांग जी और ज़्यादा खुश था और वो हर में जाने के लिए अगली सुबह का इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। उस दिन जब वो घर गया तो उसने पूरा काम कंप्लीट किया। उस दिन ना तो यांग्स घर पर आए थे और ना ही मैडम लेन घर पर आए थे, वो लेट नाइट को आने वाले थे, इसीलिए आज वांग जी को थोड़ी सी शांति थी, वो जल्दी जाकर सो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से वही मैडम लेन का चिल्लाना, यांग जी के ताने देना, यही सब वांग जी सुनकर उठता था। एंड अब उसने अपना सारा काम किया और अगले दिन ऑर्फनेज के लिए वो फिर से निकल गया। और जब वो गया तो वो शौक था, क्योंकि विंग ऑर्फनेज के अंदर था और बच्चों के साथ खेल रहा था। ये देखकर वांग जी एक पल के लिए तो शौक हो गया था, लेकिन फिर उसके फेस पर स्माइल आ गई, वो भी उनके साथ चला गया और उनके साथ खेलने लगा। और अब ये रूटीन हो गया था। लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे जब विंग रेगुलर ऑर्फनेज पर आ रहा था और वांग जी भी जाता ही था। विंग और वांग जी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, या फिर कहे कि दोस्ती से भी बढ़कर बहुत कुछ वो दोनों एक दूसरे को लेकर फील किया करते थे। वांग जी विंग को अपनी लाइफ के बारे में बताया करता, विंग वांग जी को अपनी लाइफ के बारे में बताया करता कि विंग कौन है। उसने बताया कि वो अनाथ है, बचपन में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी और वो एक बिजनेसमैन है, वो अकेला इसलिए वो अपना टाइम यहाँ स्पेंड करने आ जाता है। ये बताया था। और जब विंग ने वांग जी के बारे में पूछा था तो वांग जी ने कहा था कि उसकी रियल मोम की तो डेथ हो चुकी है और उसकी जो स्टेप मोम है वो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं बताया था कि वो उसे मारती है या फिर उसकी सिस्टर भी उस पर उसे हर्ट करती है। उसने ये सब नहीं बताया था। उसने सिर्फ ये कहा था कि उसकी जो स्टेप मॉम है वो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उसके फादर उससे बहुत प्यार करते हैं। वांग जी ने यही सब विंग से कहा था और ज़्यादातर वो विंग की बातें सुना करता था। और वो जो बच्चे थे वो भी वांग जी और विंग को बहुत अच्छी तरह से जानने लगे थे। वो बच्चे वांग जी को तो पहले ही जाना करते थे, लेकिन अब वो विंग को भी जानने लग गए थे। और इस वजह से वांग जी उसमें बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे कोई ऐसा पर्सन मिल गया था जो उसकी बातें सुना करता था। विंग वांग जी की बातें सुना करता था, वांग जी कुछ भी कहता था वो बातें सुना करता था। और विंग बिल्कुल भी वांग जी को जज नहीं किया करता था वांग जी की बातों को सुनकर। और इस बीच में जब विंग ने ये पूछा था कि वांग जी क्या कर रहा है, या फिर वो कॉलेज जाता है या फिर उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, क्या वो किसी कंपनी में जॉब करता है, जब विंग ने ये सवाल वांग जी से पूछा था तो उदास हो गया था। तब विंग को पता चला था कि वांग जी को पढ़ना नहीं आता, ना तो उसे पढ़ना आता है ना उसे लिखना आता है। और ये सुनकर विंग उस उदास हुआ था और अगले दिन से ही वांग जी को सरप्राइज मिला था। वो सरप्राइज था कि वो पढ़ाने लगा था ज़्यादा कुछ, तो विंग पढ़ा नहीं सकता था क्योंकि वांग जी को शुरू से पढ़ने की ज़रूरत थी, इसलिए विंग उसे शुरू से पढ़ा रहा था। और थोड़े टाइम में वांग जी पढ़ना भी सीख गया था और लिखना भी सीख गया था। हालांकि उसे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता था, लेकिन अब वो चीज़ों को
अगर ध्यान से देखे तो वो उन्हें पढ़ सकता था और धीरे धीरे वो लिखना भी सीख रहा था। और ये देखकर वांग जी सच में बहुत ज़्यादा खुश था। वांग जी जिसे घर पर ताने मिलते थे उसे मनहूस कहा जाता था। अगर वो ऑर्फनेज में भी आता था तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बस यही चलता रहता था कि उसकी फैमिली उससे नफरत करती है, आखिर उसने ऐसा क्या क्या है। लेकिन जब से विंग आया था वो ऑर्फनेज में आने के बाद वो सब भूल जाता है। और जब वो घर भी जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो उसे अब जो लोग कहते हैं उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, वो बस खुश था कि अब वो सीख रहा है, वो कुछ तो सीख रहा है। इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन वांग जी की खुशी किसी और को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और वो थी यांगजी और मैडम लेन। क्योंकि पहले जब वांग जी ऑर्फनेज से आता था तो वांग जी के फेस पर इतनी खुशी नहीं होती थी। हाँ, उसके फेस पर थोड़ा सा रिलीफ होता था, लेकिन खुशी कभी नहीं हुआ करती थी। और जब भी मैडम लेन और यांगजी वांग जी को डांटा करते थे, वांग जी को ताने दिया करते थे, वांग जी को मारा करते थे, तब वांग जी के फेस पर वो हर्ट दिखता था। भले ही उन लोगों ने मना किया हुआ था कि वो वांग जी को अगर मारे तो वांग जी कुछ आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन जो जो हर्ट उन्हें वांग जी की आंखों में दिखता था जब भी यांग लेन से बातें किया करती थी, जब भी वो कभी फैमिली मोमेंट स्पेंड किया करते थे। आजकल ये सब वांग जी के फेस पर कम दिखने लगा है, वो बहुत कम हर्ट होता है। और आजकल वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑर्फनेज में जाने की कोशिश करता है। इसलिए यांगजी और मैडम लेन को शक हो रहा था कि आखिर वांग जी के साथ हो क्या रहा है। हमेशा की तरह आज भी वांग जी अपने किचन में काम कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो उसे खुश देखकर शुमा ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी डियर, क्या हुआ, तुम आजकल बहुत ज़्यादा खुश लगते हो। कि ऑर्फनेज में तुम्हें इतना अच्छा फील होने लगा है या फिर कोई तुम्हें मिल गया है। ये बोलते हुए मैं शुमा थी उसके उनकी आवाज़ में टीजिंग थी। ये सुनकर वांग जी ने शुमा की तरफ देखा और उसने चारों तरफ देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा है। फिर उसके बाद शुमा के पास आया और उसने शुमा की तरफ देखते हुए कहा, शुमा, आपको पता है 2 हफ्ते पहले हमारे ऑर्फनेज में एक एल्फा आया था, उसने बहुत कुछ डोनेट किया था। आपको पता है वो बहुत ज़्यादा रिच है और उसने मुझसे कहा वो अनाथ है, उसके पेरेंट्स नहीं है, इसीलिए उसके पास जो भी होता है वो ऑर्फनेज में डोनेट करता रहता है। इसलिए वो पिछले हफ्ते हमारे यहाँ भी आया था। और आपको पता है वो मुझे पढ़ना सिखा रहा है, अब मुझे पढ़ना भी आता है और मैं लिख भी सकता हूँ। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। ये सुनकर शोमा के फेस पर स्माइल आ गई, क्योंकि मैडम लेन जो कि उनके मैडम लेन ही थी। उनके जाने के बाद शोमा ने वांग जी के फेस पर इतनी स्माइल, इतनी खुशी कभी नहीं देखी है। बहुत सालों बाद उन्हें वांग जी के फेस पर बहुत चमक देखने को मिल रही थी। वो बस यही प्रे कर रही थी कि वो जो भी पर्सन है वो वांग जी के साथ रहे, वो वांग जी को इन लोगों की तरह हर्ट नहीं करे। क्योंकि वो जानता है अगर उसने वांग जी को हर्ट किया तो वांग जी शायद ज़िंदा नहीं रह पाएगा, वांग जी मर जाएगा। क्योंकि इसने बचपन से बहुत कुछ सहा है और इस वजह से वांग जी बहुत हर्ट भी होता है। और अगर उस पर्सन ने भी वांग जी को हर्ट किया तो सच में वांग जी अब जी नहीं पाएगा। इसलिए शुमा बस यही प्रार्थना करती है कि वो पर्सन वांग जी के लिए अच्छा हो, वो वांग जी का फ़ायदा ना उठा रहा हो। पर वांग जी के फेस की स्माइल देखकर उसने वांग जी को कुछ नहीं कहा और हमेशा की तरह वांग जी तैयार हुआ और वो ऑर्फनेज के लिए निकल गया। वो ऑर्फनेज की तरफ गया। जब वो ऑर्फनेज के गेट पर गया तो उसने देखा कि विंग उन बच्चों के साथ खेल रहा है और आज विंग की जो आइस पर थी पट्टी बंधी हुई थी और शायद उन बच्चों को ढूंढ रहा था। उस बहुत बड़े गार्डन में वो लोग खेल रहे थे। ये देखकर वांग जी के फेस पर भी स्माइल आ गई और तुरंत उनके साथ जाकर शामिल हो गया। और वो वांग जी उन बच्चों के साथ था और विंग उन सबको ढूंढ रहा था। वो लोग हैप्पीली खेल रहे थे। विंग ढूंढ रहा था, कभी वो इस बच्चे को पकड़ता, कभी उस बच्चे को पकड़ता और कभी कोई बच्चा विंग की इधर शर्ट खींच के भाग जाता। तो ये सब बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था देखने पर। और बहुत देर तक खेलने के बाद जब विंग उन लोगों को पकड़ नहीं पा रहा था तो सारे बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सारे बच्चों ने एक नोटिस स्माइल, जिसके बाद वो सभी अचानक ही वांग जी के पीछे आकर उन्होंने वांग जी को धक्का दे दिया और विंग भी वांग जी की तरफ आ रहा था। वांग जी वहाँ से हटने की कोशिश करने वाला था कि वो वहाँ से हट जाए ताकि विंग उसे पकड़ ना पाए, लेकिन उससे पहले कि हट पाता सभी बच्चे उसके पीछे थे तो उन्हें उन बच्चों ने वांग जी को धक्का दे दिया। इस वजह से वांग जी विंग की बाहों में चला गया और विंग जो वांग जी को पकड़ने वाला था, अचानक जब वांग जी उसकी बाहों में आया तो वो गिरने से बचाने के लिए उसने भी वांग जी को हक कर लिया। और उसने तुरंत अपनी आंखों की पट्टी खोली देखने के लिए कि आखिर उसने किसने पकड़ा है। जब उसने अपनी आंखों की पट्टी को अपने आंखों से नीचे
नीचे कर दिया तो उसने वांग जी की आंखों में देखा, जिसके फेस पर एक टिंट ऑफ रेड कलर था। वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, उसकी नज़रें झुकी हुई थी और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था विंग का। दिल में कुछ तो हो रहा था वांग जी के ऐसी शाइनेस देखकर, वांग जी के ऐसे फेस को देखकर वांग जी के फेस पर ब्लश था, और ये देखकर विंग के फेस पर हल्की हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो खुद भी शर्मा रहा था, लेकिन वो वांग जी को शर्माते हुए देखकर उसे और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये उसके बाद उन सभी बच्चों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा और उन दोनों को बस बीच में गोला बना दिया, और वो चारों तरफ उसके घूमने लगे और गाना गाने लगी। और ये देखकर वांग जी और शर्मिंदा हो गया, उससे उस और ज़्यादा ब्लश करने लगा। और ब्लश करते करते कब वो उसने अपने सिर को विंग की चेस्ट पर रख लिया, उसे रियलाइज ही नहीं हुआ। और विंग ने भी वांग जी को पुश नहीं किया, बल्कि उसने वांग जी की वेस्ट कराने अपने हाथों को रेप कर लिया और उसने वांग जी को हक कर लिया। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी इस छोटी सी दुनिया में, इस छोटे से परिवार में विंग और वांग जी बहुत खुश थे। ये बच्चे और ऑर्फनेज के जितने भी लोग थे उनका परिवार बन चुके थे और अभी वो अपने परिवार के साथ थे, खुश थे। इस बात से अनजान की दो नफरत से भरी निगाहें इन दोनों को ही देख रही थी। यांग जी और मेडलियन जी से शुरू से शक था कि कहीं ना कहीं वांग जी ऑर्फनेज में आकर किसी से तो मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से वांग जी आजकल खुश रहने लगा है तो उन्हें इस बात से जलन हो रही थी। उन्हें नहीं पसंद कि वांग जी खुश रहे। इसीलिए आज यांग जी, जब वांग जी यहाँ पर आने वाला था तो उसने वांग जी का पीछा करना स्टार्ट कर दिया था। और जब वो यहाँ आया और जो सीन उसके सामने था उसने उसके ब्लड को बॉयल करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वांग जी किसी की बाहों में था। इससे उसे फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन जिसकी बाहों में था उसे देख यांग जी को फ़र्क पड़ा था, क्योंकि ये पर्सन चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। लेंस के बाद अगर चाइना में कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो वो ये है, वी वी एंटरप्राइजेस का सीईओ। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चाइना के अलावा भी बहुत सारी ऐसे देश हैं जहाँ पर इन वी बिजनेस की ब्रांचेज हैं। जिसमें ये फैमिली बहुत रिचेस्ट है, और वहाँ वो रिचेस्ट सीईओ जो स्किनशिप से नफरत करता है, जो इतना कोल्ड है कि उसके सामने बर्फ़ भी जम जाए, लेकिन वो पर्सन किसी से वो टच करना पसंद नहीं करता। और ये इस पर्सन को हक कर रहा है, उसके साथ ऐसे बच्चों की तरह खेल रहा है। ये देखकर यांग की मुट्ठियाँ बिछ रही थी, क्योंकि उसने शुरू से ही जब से उसने विंग को जानना स्टार्ट किया है, जब से उसके इंटरव्यू देखने स्टार्ट किया है, मैगजीन्स में उसकी पिक देखना स्टार्ट किया है, और उसने ये पता किया है वो कितना अमीर है, तो यांग जी को शुरू से ही विंग से मिलना था। और वो बहुत कोशिश किया करती थी, वो हर मीटिंग में अपने फादर के साथ जाया करती थी ताकि वो कहीं ना कहीं विंग को देख सके इस और विंग के दिल में अपनी जगह बना सके, ताकि वो जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी वो इकलौती क्वीन बन सके। क्योंकि सबको पता है कि विंग अनाथ है, तो उसके लाइफ में कोई नहीं है। अगर यांग जी एक ओमेगा बनकर विंग के पास चली जाती तो पूरी प्रॉपर्टी यांग जी की और उनके होने वाले बच्चों की होती। तो यांग जी विंग के पीछे जाया करती थी, हर मीटिंग में जाया करती थी और जानबूझकर अपने प्रोजेक्ट्स को वी कंपनी के साथ वो शेयर करना चाहती थी। लेकिन जब वो ये सीन अपने सामने देख रही है तो उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने लिन वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, ओह, तो तुम यहाँ इसलिए आते हो, इसलिए तुम खुश होते हो। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा ये यूजलेस भाई इतना बड़ा हाथ मार सकेगा। वो पर्सन जिसे देखने के लिए मुझे इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतने झूठ बोलने पड़ते हैं, इतनी अपॉइंटमेंट्स के बाद ही मेरी एक अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करता है, ये इसके साथ खेल रहा है, इसे टच कर रहा है। वो पर्सन जिसे किसी के टच करने से नफरत है। तुमने बहुत बड़ा हाथ मारा है लेनवांग जी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, जो कुछ भी अच्छी चीज़ होती है वो सिर्फ मेरी होती है, वो सिर्फ इस लेन यांग जी की होती है, क्योंकि तुम सिर्फ डैड होने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ कचरा आना चाहिए, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ गंदगी आनी चाहिए, और तुम इतने बड़े डायमंड पर हाथ मारना चाहते थे। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये विभूषण सिर्फ मेरा है, और तुम्हें तो मैं बताती हूँ, बहुत शौक है किसी अल्फ़ा की बाहों में तुम्हें रहने का, वो अल्फ़ा जिससे मैं प्यार करती हूँ। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम इस ऑर्फनेज में आते कैसे हो। ये बोलकर वो स्मित देती है और वहाँ से अपनी कार में निकल जाती है। वहीं वांग जी जो इन पूरी चीज़ों से बिल्कुल अनजान था, वो अनजान था कि यांग जी उसे इसे देखकर चली गई है। वो तो बस नॉर्मल डे की तरह अपना दिन विंग के साथ स्पेंड कर रहा था। थोड़ी देर वो और खेले, उसके बाद विंग ने आज फिर से वांग जी को कुछ सिखाया, और वांग जी ने लगभग अपना 2 या 3 घंटे का टाइम ऑर्फनेज में बहुत अच्छी तरह से स्पेंड किया था। उसके बाद उसे घर जाना था, तो उसने विंग को बाय किया और वो अपने घर के लिए निकल चुका था।
और जब वो घर पहुंचा, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था वो था कि यांगजी और मैडम लेन आज भी घर पर नहीं होगी, एंड लेन हमेशा बिजनेस मीटिंग्स में होते ही हैं तो घर पर कोई नहीं होगा। लेकिन जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो था कि लेन, मैडम लेन और यांगजी सभी लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हुए थे और सभी लोग गुस्से में लग रहे थे। वांगजी को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर इन्हें गुस्सा किस चीज़ का आ रहा है, लेकिन वो तो बस चुपचाप किचन की तरफ जाने लगा। तभी लेन ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, तुम कहाँ गए थे? लेन की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी और उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ साफ फील हुआ सकता था। वांगजिन जब ये सुना तो वो रुक गया, उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो घुमा, उसने अपने फादर की तरफ देखा और कहा, फादर, मैं ऑर्फनेज गया था जहाँ मैं हमेशा जाता हूँ। ये सुनकर लेन ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, ऑर्फनेज गए थे या फिर किसी ब्रोथल में गए थे खुद को बेचने के लिए? और ये सुनकर वांगजी की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने फादर की तरफ देखा और कहा, फादर, आप ये क्या कर रहे हो? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं बस ऑर्फनेज गया था। ये सुनकर मैडम लेन ने खड़े होते हुए कहा और वो तालियां बजाने लगी। क्लैप करते हुए मैडम लेन ने कहा, ओह, तो तुम अपने फादर को सिखाओगे कि उन्हें तुमसे कैसे बात करनी चाहिए? तुम इतने बड़े हो गए या फिर तुम अपनी जगह भूल गए कि इस घर में तुम्हारी जगह क्या है? तुम एक सर्वेंट हो, एक स्लेव हो इस घर के, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए? और दूसरी बात, वो सही कह रहे हैं, हमें यांगजी ने सब कुछ बता दिया है कि तुम ऑर्फनेज में जाकर क्या करते हो। मुझे तो लगा था कि तुम एक बस बिचके उस बिचकेसन होगी जो पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या करती होगी, लेकिन तुम भी तो बिल्कुल वैसे ही हो। तुम ऑर्फनेज में, हमें लगा था कि तुम इस घर में बोर हो जाते हो कि सारा दिन काम करके दो, हम तुम्हारे माँ की आखिरी याद को तुम्हें दे दें, तुम्हें उस ऑर्फनेज में टाइम स्पेंड करने का मौका दे, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम वहाँ जाकर अपने पैर किसी के लिए फैला दोगे। जब ये सुना तो अपनी मैडम लेन की तरफ देखा और कहा, मैडम लेन, आप ये क्या कर रही हैं? आप ऐसा कैसे बात कर सकती हैं मुझसे, और आप मेरी माँ के बारे में ये सब नहीं कर सकती। ये सुनकर मैडम लेन की मुट्ठियाँ बिछ गई, क्योंकि वांगजी की हिम्मत इतनी तेज़ आवाज़ में मैडम लेन से बात करने की, इसलिए वो बस तनतनाती हुई है। उन्होंने वांगजी गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रख दिया और वांगजी जो जिसकी आंखों में आंसू थे, और वो थप्पड़ इतने तेज़ था कि वो ज़मीन पर गिर गया और उसने अपने गाल पर हाथ रख लिया। मैडम लेन ने वांगजी की तरफ देखा और वो झुकी और उसने वांगजी की जो फेस था उसको अपने हाथ में पकड़ लिया और उसको प्रेस करने लगी। वांगजी को पेन हो रहा था। मैडम लेन ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करने की? लगता है तुम्हें पनिशमेंट मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, और मैं क्या गलत कर रही हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं तुम्हारी तरह हूँ? तो ठीक है यांगजी, वो वीडियो दिखाओ जो तुम इसे बनाकर लेकर आई थी। ये सुनकर यांगजी ने बस एविल स्मिर्क दिया और उसने नोट किया। उसके बाद उसने वांगजी को एक वीडियो दिखाया जिसमें यांगजी ने वो वीडियो उस वक्त क्लिक किया था जब विंग ने वांगजी को क्या हुआ था, और वो बच्चे चारों तरफ वहाँ पर घूम रहे थे, लेकिन वांगजी ने एडिट किया और उन बच्चों को नहीं दिखाया बल्कि विंग और वांगजी को ही दिखाया। और जिस एंगल से यांगजी ने ये तस्वीरें ले रखी थी उस एंगल से ऐसा लग रहा था कि विंग वांगजी को किस कर रहा था। ये जब वांगजी ने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने यांगजी की तरफ देखा, वांगजी की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने लेंचने की तरफ देखते हुए कहा, डैड, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बस एक इन्वेस्टर है जो ऑर्फनेज में आता है, वो मेरा दोस्त है डैड, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर लेंचने ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, शट अप यू बिच, तुम मुझसे इतना झूठ कैसे बोल सकते हो? ये सुनकर यांगजी ने भी आ गया। उसने बहुत इनोसेंट आवाज़ में कहा, हाँ फादर, आपको पता है मुझे तो यकीन नहीं होता कि वांगजी काका ये सब कर सकते हैं। मैंने तो वांगजी काका को अपना आइडल माना था, लेकिन वो तो किसी गोल्ड डिगर की तरह बस एक अमीर आदमी के पीछे पड़ गए हैं। वो बेचारा तो यहाँ पर आया होगा कि वो इस ऑर्फनेज में डोनेट कर सके, लेकिन पता नहीं इसने क्या किया, इसने उससे क्या कहा कि वो उसके इतने करीब आने के लिए मान गया। डैड, शायद इसने अपनी बॉडी सेल कर दी होगी, इसलिए आजकल ये खुश लगता है, क्योंकि इसे पैसे मिल रहे होंगे वो अपनी बॉडी सेल करने के लिए। और ये सुनकर वांगजी की आंखें बड़ी हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, यांगजी, अपना मुंह बंद रखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सुनकर यांगजी के फेस पर स्मिर्क था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मैडम लेन ने जब ये देखा तो उसके फेस पर भी स्मिर्क आ गया। उसने अपने पास से अपनी विप निकाली और वांगजी ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने फादर की तरफ देखा जो अपने कोल्ड फेस के साथ वहाँ पर खड़े हुआ था। मैडम लेन वांगजी के पास आए गई, लगता है तुम्हारी जवानी ज़्यादा ही फूट रही है,
तुम बहुत जल्दी जवान हो गए हो, तो मैं तुम्हारी जवानी को निकाल देती हूँ। ये बोलकर वो वांग जी को विप करने लगती है और वांग जी बस पीछे जा रहा था, वो दर्द में चिल्ला रहा था, रो रहा था। वहीं श्रुमा और जितने भी सर्वेंट्स थे वो ये सब सिर्फ देख सकते थे। श्रुमा को यकीन था कि वांग जी ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वांग जी ने श्रुमा को बताया था, लेकिन वो इतनी हेल्पलेस थी कि वो कुछ कर नहीं सकती थी। और वहीं दूसरी तरफ मैडम लेन बस उसे मारे जा रही थी। जब तक मैडम लेन का मन नहीं भर गया तब तक उन्होंने वांग जी को मारा। और वांग जी अब लिटरली ज़मीन पर लेटा हुआ था, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई जान नहीं बची थी। वो बहुत देर से रो रहा था, चिल्ला रहा था, जिस वजह से उसके गले में दर्द होने लगा था और उसकी पीठ पर इतने निशान थे कि उसकी पीठ से खून आने लगा था। वांग जी की हालत सच में बहुत ज़्यादा खराब थी। अगर कोई देखे तो वांग जी पर कोई दुश्मन अभी वांग जी पर पिटाई कर दे, लेकिन ये सब बिल्कुल किसी मोस्टर की तरह थे। रेंजरे ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही चाहिए, अगर तुम्हें एक अल्फा की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। वैसे भी वेन फैमिली के बड़े बेटे वेंचाव के लिए तुम्हारा रिश्ता आ रहा था। मैं पहले उसे मना करने वाला था, लेकिन अब जब तुम किसी अल्फा को पाने के लिए इतना मरे ही जा रहे हो तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। और वैसे भी उनसे हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो तैयार हो जाना, कल वो तुम्हें देखने आने वाले हैं। और अगर कोई भी ऐसी वैसी हरकत की जिससे मेरी इस रेपुटेशन पर फ़र्क पड़ा तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और मैडम लेन भी स्मृत करती हुई वहाँ से चली जाती है। वही यांगजी जो ये सब देख रही थी, और वांग जी ने जब ये सुना कि उसके फादर उसकी शादी करवाना चाहते हैं, उसकी मुट्ठियाँ भिज गई। उसे अभी रोना आ रहा था, वो अभी मरना चाहता था, लेकिन भगवान उसे मरने भी नहीं देते थे। यांगजी वांग जी के पास आए, उसने वांग जी के उस हाथ के उस घाव पर अपने उस हाई हील्स को रखा, जिससे वांग जी को और पेन हो रहा था। वो फिर से पेन में कराने लगा। यांग जी ने वांग जी की तरफ झुकते हुए कहा, ब्रदर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी, लेकिन इसमें गलती तुम्हारी है। तुम्हें उस चीज़ पर नज़र नहीं डालनी चाहिए थी जिस पर नज़र मेरी थी। विभूषण से मैंने प्यार किया है और वो मेरा ही अल्फ़ा बनेगा। वो तुम जैसे चीप पर्सन का अल्फ़ा कभी नहीं बनेगा। और जब मैं डैड को यकीन दिला सकती हूँ, जब तुम इतने इनोसेंट होकर भी मैं तुम्हारी इमेज को डैड की आंखों के सामने इतना ख़राब कर सकती हूँ, तो तुम सोचो कि विभूषण के सामने मैं तुम्हारी इमेज का क्या करूँगी। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। तुम बहुत बड़े सपने सजाने लगे थे कि तुम विभूषण के पास जाओगे, उस बिलियनर के पास जाओगे, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। इस दुनिया में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सिर्फ इस यांग जी को बिलोंग करती हैं, और जितनी भी गंदी चीज़ें हैं, जितनी भी गही बीती, जितनी भी लो क्लास चीज़ें, वो तुम्हें मुबारक। और अब तुम्हें पता है वेंचाओ कौन है जिसकी शादी तुम्हारे साथ होने वाली है? तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो इस घर से और ऑर्फनेज से बाहर निकलो तो तुम्हें पता होगा ना। मैं तुम्हें बताती हूँ। वेंचाओ तुम्हारी उम्र से दुगना है, और पता है उसकी पहले ही 2 शादियाँ हो चुकी है। उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसकी अचानक मिस्टीरियसली मौत हो गई, लेकिन जहाँ तक मैं वेन फैमिली को जानती हूँ और जितने रूमर्स उसके बारे में फैले थे, उसने बताया था कि उसने उस लेडी से सिर्फ उसकी ब्यूटी के लिए और उसके पैसे के लिए शादी की थी, और जब उसका मन उससे भर गया तो उसने उसको मार दिया। और अब तुम्हें पता है उसकी सेकंड वाइफ कौन है? वो वही है, उसकी वाइफ की इकलौती बेस्ट फ्रेंड, जिस पर उसने भरोसा किया था, लेकिन वेंचाव ने उसे अपनी पहले तो मिस्ट्रेस बनाया, और ये बात उसकी वाइफ को पता थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो सारी प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहती थी। लेकिन उससे पहले ही वेंचाव ने उसे मार दिया, और फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड वांग लिंगजाओ से शादी कर ली, और अब वो तुमसे शादी करना चाहता है। यहाँ तक कि उसने वांग लिंगजाओ को ना तो मारा है, ना ही डिवोर्स दिया है, ना ही उसने तुम्हें छोड़ा है। इसका मतलब वो तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बनाकर ले जाना चाहता है। और देखो डैड तुमसे कितना प्यार करते हैं, सिर्फ एक बिजनेस डील के लिए उन्होंने तुम्हें किसी की मिस्ट्रेस बना दिया। तुम पर मुझे सच में दया आती है गगा, तुम्हारी हालत क्या होने वाली है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है वेंचाव सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी के पीछे है, और जब एक बार तुम्हारी ब्यूटी से उसका मन भर जाएगा तो भी उसे तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट वाइफ की तरह मार देगा, क्योंकि वो अपनी सेकंड वाइफ को तो नहीं मार सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा पैसे वाली है। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें तो वो यूं ही मार देगा। तो अपने एक दिन गिनना स्टार्ट कर दो, और जल्द ही मैं डैड से रिक्वेस्ट करूँगी, आप चिंता मत करना, मैं डैड से अपने दिल से रिक्वेस्ट करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके वो आपकी शादी करवा दें,
ताकि फिर इस घर में, इस हूल लेन प्रॉपर्टी पर और विभूषण पर सिर्फ मेरा हक हो, सिर्फ मेरा। ये बोलकर यांग जी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और वांग जी बस पिटीफुली वहाँ पर रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मुट्ठियाँ बिछ रही थी। जैसे ही वो सभी लोग वहाँ पर गए, शुमा तुरंत वांग जी के पास आए। उन्होंने वांग जी को अपनी गोद में उठाया। उनकी आंखों में भी आंसू थे। वो वांग जी के फेस को सहला रही थी, लेकिन वांग जी की आंखों में आंखें बंद थी और आंसू बस बहे जा रहे थे। शुमा ने कुछ सर्वेंट्स की मदद से वांग जी को वो रूम के अंदर ले गए और उसके बाद उन्होंने वांग जी को नुआउंस को ट्रीट किया। और उस इंसिडेंट को लगभग 2 दिन बीत चुके थे। इन 2 दिनों में वांग जी ऑर्फनेज नहीं गया था, क्योंकि उसे जाने ही नहीं दिया गया था। और वांग जी की जो चोटें थी वो वांग जी को बेड पर से उठने के लिए मना कर रही थी, लेकिन फिर भी मैडम लेन और यांग जी के दिल पर कोई भी दया नहीं थी। वो वांग जी से काम करवाया करती थी और वांग जी अपनी किसी भी हालत में वो काम किया करता था, उसे करना पड़ता था। लेकिन इन 2-3 दिनों में यांग जी जो थी वो ऑर्फनेज जाया करती थी और बहुत ही इनोसेंट लड़की बनकर वो ऑर्फनेज जाया करती थी। विंग जो पहले ही वहाँ पर आया करता था वो वांग जी से मिलने के लिए वहाँ पर आता था, इसीलिए यांग जी वहाँ पर जाती थी और वो विंग से बातें करने लगी थी। और इतना ही नहीं, वो विंग से, भले ही विंग उससे बातें ना करता हो, भले ही वो अपना टाइम बस ऐसे ही स्पेंड किया करते हो, लेकिन यांग जी वांग जी को आकर ये कहती थी कि विंग जो है अब वो यांग जी में इंटरेस्ट दिखाने लगा है और जल्द ही यांग जी विंग के दिल में अपनी जगह बना लेगी। और भी ब्ला 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 बहुत सारी बातें जो थी यांग जी झूठ मूठ में ही वांग जी से कहा करते, जिससे वांग जी का दिल टूटा करता था। 2 दिन विंग से दूर रहने के बाद और यांग जी से ऐसी बातें सुनने के बाद वांग जी को एक चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि वो विंग से प्यार करने लगा है, एक ऐसे पर्सन से प्यार करने लगा है जिसका उसे नहीं पता कि वो पर्सन उसे एक्सेप्ट भी करेगा या नहीं, लेकिन वो एक ऐसे पर्सन से प्यार करता है जिसने उसका ख्याल रखा है। वांग जी का विंग ने सच में इन दिनों में बहुत ख्याल रखा है। उसने वांग जी की पढ़ने लिखने में मदद की है। उसने वांग जी का जो दुख था उसे बहुत कम किया है। जब भी वांग जी विंग के पास होता है तो उसका दिमाग शांत रहता है। वो अपने घर की चीज़ों को और अपनी माँ को इतना याद नहीं करता, इसीलिए वो विंग से प्यार करने लगा था। लेकिन उसकी किस्मत तो देखो, उसे ये अब रियलाइज़ हुआ था जब उसकी बहन और विंग के बीच में शायद रिलेशन बनना शुरू हो गया था। उसकी शादी एक ऐसे पर्सन से तय कर दी गई थी जो कि इंसान के भेष में बस हैवान था। वांग जी को नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वांग जी भी किचन में था और यही सब सोच रहा था। वो मैडम लेन ने कहा था कि कोई गेस्ट आने वाला है तो वो उसके लिए जूस बनाए, तो वांग जी जूस बना रहा था और तभी उसे यांग जी की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही थी, डैड, मॉम, आप दोनों कहाँ हो? देखो मैं किसे आपसे मिलाने लेकर आई हूँ। और ये सुनकर वांग जी की आईब्रो रेज हो जाती है, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है जब यांग जी किसी को मिलवाने लेकर आती है, क्योंकि यांग जी भले कितने ही बड़े घर की हो, कितने ही बेटी हो, वो अपने दोस्तों को कभी अपने घर में लेकर नहीं आती हो, या वो खुद ही या तो क्लब में जाती है या फिर उन दोस्तों के घर पर जाती है। वो खुद कभी किसी को यहाँ पर नहीं लेकर आती। तो वांग जी थोड़ा सा कंफ्यूज था कि यांग जी यहाँ पर किसी को लेकर आए हैं, इसीलिए वो अपने जूस के गिलास को उठाता है और बाहर चले जाता है, क्योंकि गेस्ट आ चुके थे तब उसे ही काम करना था। वो अभी भी लड़खड़ा रहा था क्योंकि उसके जो वेस्ट थी, उसकी पीठ थी और उसके पैरों में भी कई विप के निशान थे, तो उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जो सामने उसने सीन देखा उसने उसके दिल को और ज़्यादा तोड़ कर रख दिया, क्योंकि अब लेन और मैडम लेन नीचे आ चुके थे और यांग जी ने विंग का हाथ पकड़ रखा था जो कि उन लोगों की तरफ देख रहा था। विंग का फेस कोल्ड था, उसके फेस को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन यांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ रखा था, या कहे कि आर्म को पकड़ रखा था और उससे चिपकी हुई थी। यांग जी ने लेन की तरफ देखते हुए कहा, डैड, आपको पता है ये कौन है? ये सुनकर लेंचरे ने यांग जी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आखिर इन्हें कौन नहीं जानता? ये तो चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं और इतनी कम उम्र में ही इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया है, तो इन्हें कौन नहीं जानेगा? इनका नाम तो पेट्रियार्क है, राइट? ये सुनकर यांग जी ने नोट करते हुए कहा, और आपको पता है ये कौन है? ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं, मैं आपको इनसे मिलवाने लेकर आई हूँ। ये सुनकर लेंचरिन की आंखें बड़ी हुई, उसने यांग जी की तरफ देखा और यांग जी ने नोट किया। जैसे ही यांग जी ने यह कहा था कि विंग उसका बॉयफ्रेंड है, वांग जी जो इस तमाशे को देख रहा था उसके हाथों से वो जूस की प्लेट नीचे गिर जाती है और बस वो जूस की प्लेट और कांच के गिलास के टूटने की आवाज़ सुनाई देती है और उस वजह से सबका ध्यान वांग जी के ऊपर चला जाता है। और जब विंग वांग जी को देखता है तो विंग की आंखों में एक अलग ही इमोशन था, लेकिन वांग जी की आंखों
आंखों में बस आंसू थे, तो इसीलिए वो ना तो विंग के फेस को देख पाया और ना ही उसके इमोशंस को देख पाया और ना ही वो वहाँ पर रुक पाया। तो इस वजह से वो तुरंत अपने उन लड़खड़ाते हुए पैरों से ही, जहाँ पर शुमा ने पट्टियाँ बांध रखी थी, तो वांग जी ने एक वाइट शर्ट पहन रखी थी, उसके बाद जितनी भी शर्ट्स थी वो वाइट ही थी। तो शुमा ने जो उसकी बैंडेजेस की थी, अब जल्दी चलने की वजह से वो वांग जी जल्दी जल्दी अपने रूम में जा रहा था, वो सीढ़ियों को चढ़ रहा था, तो जल्दी चलने की वजह से वांग जी की पीठ की जो इंजरीज थी वो खुल गई थी। हाँ, अभी तो 3 दिन ही हुए थे वांग जी को विप के निशान मिले हुए, तो वांग जी की जो इंजरीज तो खुल रही थी, उसकी जो वाइट शर्ट थी वो रेड हो रही थी और वो बिना किसी की तरफ देखे हुए, अपने घावों की परवाह किए बिना वो बस वहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। और वी ने जब ये देखा तो उसने चिल्लाते हुए कहा, लंजा रुको। लेकिन वांग जी के कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, डैड, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और इसके अलावा वांग जी कोई बात सुन ही नहीं रहा, तो वो बस ही उसके कानों में बस यही एक बात गूंज रही थी, इसलिए उसने विंग की आवाज़ को सुना ही नहीं। लेकिन अगले ही पल विंग ने वांग जी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाया और वांग जी के पीछे भाग चुका था। और इससे पहले कि वांग जी अपने रूम में जाकर अपने रूम के गेट को बंद कर पाता, उससे पहले ही विंग ने एक झटके के साथ उस डोर को ओपन कर दिया। इस वजह से वांग जी, जिसकी विजन था, जो पहले ब्लरी हो रहा था, उसका सिर घूम रहा था, वो थोड़ा सा पीछे जाकर गिरा और उसकी मौत से आवाज़ निकली, क्योंकि उसके चोट लगी हुई थी और वो वैसे ही ज़मीन पर गिरा था। और विंग ने जब ये देखा तो वो तुरंत वांग जी के पास गया, वो अपने घुटनों पर बैठ गया, उसने वांग जी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, लंजा, तुम्हारे पीठ पर क्या हुआ है? और मेरी बात सुनो, जैसा कि तुमने सुना वैसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, मिस्टर वी, आप मुझे यहाँ पर किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देने आए हैं? वैसे भी मैं आपका हूँ कौन? मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे वो पल दिए कि अब मुझे वो उस पलों में मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आपने मुझे मेरी लाइफ में कुछ करने के लिए मोटिवेट किया, आपने मुझे कुछ तो सिखाया, आपने मुझे पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, आपने मेरे दिल के बोझ को बहुत कम किया। हम दोनों दोस्त थे या क्या मुझे नहीं पता, लेकिन आपको माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? और आप माफ़ी मांग क्यों रहे हैं? अगर यांग जी आपकी गर्लफ्रेंड है तो मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है? आप यहाँ आए क्यों हैं? क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं वहाँ पर आ गया? कुछ और बात भी तो हो सकती, तो आप मुझे समझा क्यों रहे हैं? ये सुनकर वींग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में दर्द देख सकता हूँ। इतने दिनों में मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ लंजा। तुमसे ज़्यादा मैं तुम्हें समझता हूँ और तुम्हें पेन हो रहा था और तुम्हारी चोट, तुम्हारे पूरी शर्ट में खून है। क्या हुआ है? क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट हुआ था? विंग की आंखों में कंसर्न था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने वांग जी के शोल्डर्स को पकड़ रखा था। वांग जी ने विंग के शोल्डर्स को पुश करते हुए कहा, आपको ये झूठी आपको ये झूठी टेंशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं बस उस ऑर्फनेज का मालिक था और आप मेरे एक कस्टमर थे जो वहाँ पर बस डोनेशन देने आए थे। इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं था। और अगर आप रिश्ता रखना चाहते हो तो हमारा सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता था, इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं था। आपकी एक गर्लफ्रेंड है और वो मेरी बहन है। मैं अपनी बहन की खुशियों के आगे नहीं आना चाहता। अगर आप खुश हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से जा सकते हो, मुझे अपने हाल पर अकेला छोड़ दीजिए। यहाँ से चले जाइए आप। ये सुनकर विंग ने वांग जी की आंखों में देखा, जहाँ पर अनकंट्रोलेबल आंसू बह रहे थे और विंग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने वांग जी को खींच कर करते हुए कहा, शांत हो जाओ लंजा, तुम बोल क्या रहे हो? तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? पहले तुमने मेरे दिल में जगह बनाई, पहले तुमने मेरे इस कोल्हाट को धड़कने के लिए फिर से मजबूर कर दिया, और अब जब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ, तो तुम मुझे किसी और के पास जाने के लिए कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुमने एक बार भी मेरी बात सुनी कि मैं आंजी के साथ यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या वो सही सच बोल रही है या नहीं? क्या मैंने तुम्हारे फादर से ये कहा था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ? उसने तुम्हारे फादर से कहा था? मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कन्फ्यूजन में विंग की तरफ देखा। विंग ने वांग जी की तरफ देखा, उसने उसके आंसुओं को पोंछा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, लंजा, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। पिछले 2 दिन से तुम ऑर्फनेज में नहीं आ रहे थे, इसीलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम्हारे पास कोई फ़ोन भी नहीं था जिससे मैं तुमसे बात कर सकूं। लेकिन 2 दिन पहले तुम्हारी बहन वहाँ पर आई थी और उसने कहा कि तुम्हारे घर पे कुछ काम है, और तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ बोल रही थी। लेकिन मैंने किसी बात पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो। और वो मुझे यहाँ पर लाने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उससे कई बार पूछा कि वो मुझे तुम्हारा एड्रेस बता दे, लेकिन उसने नहीं बताया, इसलिए मुझे नाटक करना पड़ा। उसने मुझे प्रपोज़ किया और उसने कहा कि अगर मैं उसका बॉयफ्रेंड बनता हूँ तो वो मुझे घर लेकर आएगी। इसीलिए
लेकिन मैंने उससे कभी नहीं कहा था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बनूंगा। वो बस एक्साइटमेंट में मेरा जवाब सुने बिना ही मुझे यहाँ पर लेकर आ गई, और तुमने भी मेरी बात नहीं सुनी। मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहता था, और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं यांग से प्यार नहीं करता। तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो लंजा। आई लव यू डैम इट, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ लेन वांग जी। ये विभूषण सिर्फ तुमसे प्यार करता है। और वेंग ने जब ये कहा तो वांग जी की आंखों से और ज़्यादा आंसू बहने लगे। उसने वेंग की तरफ देखा, और जिसकी आंखों में पूछना चाह रहा हो क्या वेंग सच कह रहा है, वेंग उसके साथ कोई खेल तो नहीं कर रहा, वेंग उसके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा। और वांग जी ने जो वेंग की आंखों में ये सब देखा तो वेंग ने वांग जी की तरफ देखा और नाम में अपना सिर हिलाया। उसने वांग जी के फोrehead पर किस करते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है और फिर से उसे नीचे की तरफ ले जाने लगता है। वांग जी को चोट लगी, उसे दर्द हो रहा था। उसने वेंग ने वांग जी की तरफ देखा। उसे इस सवाल का जवाब चाहिए थे कि आखिर वांग जी को चोट कैसी लगी है, लेकिन अभी उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए वो वांग जी को खींच कर नीचे लेकर आया, जहाँ पर यांग जी, लेंजरन और मैडम लेन अभी ऊपर आने ही वाले थे, क्योंकि वो वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वो विंग और वांग जी को एक साथ अकेला नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि बीच में कुछ भी हो सकता था, इसलिए वो ऊपर आने वाले थे। लेकिन जब उसने देखा कि विंग वांग जी को लेकर नीचे आ रहा है तो वो अपनी जगह पर ही रुक गई। विंग नीचे पूरी लेन फैमिली के साथ सामने आया। उसने वांग जी को सिक्योरली पकड़ लिया। उसने एक हाथ से वांग जी की वेस्ट को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसने वांग जी के शोल्डर को पकड़ा और लेन फैमिली की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर लेन, यांग जी ने भी कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन यहाँ पर उसे शायद कुछ गलतफहमी हुई है। हाँ, मैं प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपकी ओमेगा बेटी यांग जी से नहीं, बल्कि आपके ओमेगा बेटे लेन वांग जी से प्यार करता हूँ। और सिर्फ आज से ही नहीं, बल्कि बहुत दिनों से मैं उससे प्यार करता हूँ, और वो भी मुझसे प्यार करता है। लगता है यांग जी को कोई गलतफहमी हुई थी, इसीलिए मैं लेन वांग से प्यार करता हूँ, उससे शादी भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर यांग जी की मुट्ठियाँ बिछ रही थी और लेन की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उन्होंने एक बार यांग जी की तरफ देखा जो अपने दांतों को पीस रही थी, और वही फिर उन्होंने मैडम लेन की तरफ देखा जो नामे अपना सिर हिला रही थी। फिर लेंजरेन ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर वी, लेकिन आपको इससे शादी करने की क्या ज़रूरत है? मेरा मतलब है कि इसे कुछ नहीं आता, और आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हैं। वो बहुत खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, और आपको पता है ना कि वो बहुत सारी मीटिंग में मेरी मदद भी करती है। उसकी वजह से मेरी जो लैंड कॉरपोरेशन में बहुत ऊंचाइयों को उसने टच किया है, और अगर आप उसे अपनी वाइफ बनाते हो तो वो आपकी भी फ्यूचर में बहुत मदद करेगी। वो आपके काम के बोझ को हल्का कर सकती है, तो आप इससे अच्छा मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। ये सुनकर विंग ने लेंजरेन की आंखों में देखा और कहा, मैं अपनी लाइफ के लिए लाइफ पार्टनर मांग रहा हूँ, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई बिजनेस पार्टनर नहीं मांग रहा हूँ मिस्टर लेन। और प्यार एक बार होता है, आपको प्यार पैसे से होता होगा, लेकिन मुझे प्यार लेन वांग जी से हुआ है, और मैं इससे ही प्यार करता हूँ और इससे ही शादी करना चाहता हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता अगर वांग जी इंटेलिजेंट नहीं है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वांग जी फ्यूचर में मेरी मदद कर पाएगा या नहीं, लेकिन अगर वांग जी मेरे साथ खड़ा रहेगा, मेरी लाइफ में मेरा साथ देगा, मैं उसमें ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं जानता हूँ कि वांग जी ये करेगा। तो मैं बस आपसे परमिशन मांग रहा हूँ, क्योंकि आपकी परमिशन के बिना ही मैं ये शादी कर सकता हूँ, लेकिन आपकी इज्जत रखकर मैं बस आपसे परमिशन मांग रहा हूँ। और अगर आपको यही कहना है कि आपकी बेटी ने आपके लैंड कॉरपोरेशन को बढ़ाया है, तो मैं आपको एक ऑफ़र देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर लेंचरे ने विंग की तरफ देखा, जैसे वो सुनना चाहते हो कि विंग क्या ऑफ़र देना चाहता है। विंग ने वांग जी की तरफ देखा, जो कि अपनी उन इनोसेंट क्यूट आइज़ के साथ विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग ने लेंचरेन की तरफ देखा और कहा, मैं अपनी कंपनी के 20% शेयर आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको अपनी कंपनी का 20% पार्टनर बनाने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मेरी शादी लेन वांग जी से करवाते हैं तो, और आगे जाकर फ्यूचर में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ कर सकते हैं। ये सुनकर लेंचरेन की आंखें चमक गई। विंग के साथ काम करना, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी लेंचरेन के लिए, और वो भी सिर्फ इस यूजलेस पर्सन के लिए। विंग उसे इतना सब कुछ दे रहा है, वो सीईओ जो इतना शार्प है कि वो अपने फ़ायदे का एक पैसा तक दूसरों में नहीं छोड़ता। वो लेंचरेन को आज ऐसा ऑफर दे रहा है, वो भी सिर्फ इस यूजलेस पर्सन के लिए। ये सुनकर तो लेंचरेन सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने विंग की तरफ देखा और फिर उसने वांग जी की तरफ देखा। लेंचरेन मन में सोच रहे थे कि अगर उसने इस बार 20% शेयर ले लिए तो उसे ये भी फ़ायदा होगा, और फिर फ्यूचर में वो यांग जी की शादी भी विंग से करवा देंगे। कुछ ना कुछ वो इस वांग जी का इंतज़ाम करवा देंगे, कुछ ना कुछ कर कर वो वांग जी को
विंग की लाइफ से निकलवा देंगे और यांग जी को उसकी लाइफ में फिट करवा देंगे, तो फिर उन्हें फ़ायदा होगा। तो लेंजरे यही सब सोच रहे थे और फिर उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो वांग जी की शादी के लिए हाँ कर दे और बाद में यांग जी को और मैडम लिन को वो दोनों को ही समझा लेंगे। इसलिए उन्होंने विंग की तरफ देखा और कहा, तो क्या हुआ, आपने कहा ना कि आप वांग जी से प्यार करते हैं, अगर आप मुझे 20% शेयर नहीं भी देते तो भी मैं वांग जी की शादी आपसे करवाने के लिए तैयार था। ये सुनकर विंग ने लेंचरे की तरफ देखा और कहा, ओह आप इतने काइंड थे, मुझे पता नहीं था, तो ठीक है, अगर आपको शेयर नहीं चाहिए तो। जैसे ही लेंचरे ने ये सुना उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मेरा मेरा मतलब वो थोड़ी ना था, मतलब अगर आप दे ही रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी आप मेरा ओमेगा बेटा लेकर जा रहे हैं, तो अगर आप 20% शेयर दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लेकिन मैं ये सब सिर्फ शेयर्स के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे बेटे से प्यार करते हैं, और अगर मेरा बेटा भी आपसे प्यार करता है तो मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने बेटे की कोई भी इच्छा को ऐसे मार तो नहीं सकता। अगर वो आपसे प्यार करता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप उससे शादी कर सकते हैं, बस हमें बता देना कि आप शादी कब करना चाहते हैं। ये सुनकर विंग के फेस पर एक स्मिक आ गया जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया। लेंजरेन तो उन पैसों की जो पैसे जो उसे दिख रहे थे वो उन्हीं में अंधा हो चुका था। यांग जी गुस्से और नफरत में अंधी हो रही थी और मैडम लेन भी नफरत में अंधी हो रही थी, गुस्से से वांग जी की तरफ देख रही थी जो कि बस विंग की तरफ देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विंग ने उसके लिए 20% शेयर लेंजरेन को दे दिए हैं। वो मना करने वाला था लेकिन उससे पहले ही विंग ने उसकी तरफ देखा जैसे वो उसे वार्न कर रहा हो। उसके बाद फिर क्या था, उस दिन विंग वांग जी को छोड़कर चला गया। उस दिन यांगजी और मैडम लेन और द वांग जी को पनिश करना चाहती थी और वांग जी कहीं ना कहीं ये चीज़ जानता था कि विंग ने ये सबके सामने यांगजी और मैडम लेन की इंसल्ट की थी, तो कुछ ना कुछ तो उसके साथ होने वाला था। लेकिन लेंचरेन ने यांगजी और मैडम लेन को रोक दिया। इस बीच में उन तीनों के बीच बहुत बड़ा आर्गुमेंट भी हुआ था, लेकिन फिर लेंचरेन ने उन्हें समझाया। वांग जी को लगा था कि शायद अब उसके फादर ने कभी उससे प्यार तो नहीं किया, लेकिन अब जब उसके फादर को उससे फ़ायदा हो रहा है कि उसके बदले में उसे 20% शेयर मिलेंगे, तो शायद उसके फादर अब थोड़ा सा तो उस पर ध्यान देंगे। और जब उसने ये देखा कि वो उसे मारने से रोक रहे हैं मैडम लेन और यांगजी पर, उसके लिए चिल्ला रहे हैं, तो पहले उसे ऐसा लगा था कि लेंजर अब उसकी फिक्र करने लगे हैं, लेकिन फिर जो उसने आगे सुना वो उसके दिल को तोड़ने के लिए काफ़ी था। लेंचरेन ने यांगजी से कहा था कि एक बार विंग और वांग जी की शादी हो जाए और वो 20% शेयर लेंचरेन के नाम हो जाए, उसके बाद वो वांग जी को विंग की लाइफ से निकाल फेंकेंगे और यांग जी को विंग की लाइफ में एंटर कर देंगे। और ये सुनकर यांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। यांग जी तो मानो से क्लाउड 9 पर थी, लेकिन यहाँ दिल वांग जी का टूट रहा था। क्या सच में ये लोग विंग की लाइफ से उसे निकाल कर फेंक देंगे? सिर्फ एक ऐसे पर्सन की लाइफ से जिसने पहली बार वांग जी को रिस्पेक्ट दी है, जिसने वांग जी से प्यार किया है। क्या सच में विंग उसे अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक देगा? लेकिन अभी वो थोड़े ही टाइम अगर विंग के साथ रहेगा, उस लाइफ को जिएगा, तो वांग जी को रिग्रेट कभी नहीं होगा। वो शादी के लिए खुश था और शुमा उससे ज़्यादा खुश थी। उसके बाद एक ग्रैंड वेडिंग रखी गई। जैसा कि विंग और लेंजरेन दोनों ही बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, तो एक बहुत ही बड़ी ग्रैंड वेडिंग रखी गई और सबको ये बात पता चली गई कि लेन वी कॉरपोरेशन के CEO विभूषण की शादी लेन परिवार के बड़े ओमेगा बेटे से हो रही है। हालांकि जब ये बात सबको पता चली थी कि लेन फैमिली में एक ओमेगा बेटा भी है और वो भी बड़ा, तो सब लोगों को शौक लगा था, क्योंकि लेनी के जाने के बाद वांग जी को जैसे लेन फैमिली से गायब भी कर दिया गया था। ना तो वांग जी को कभी मीडिया में लाया जाता था, ना ही वांग जी को कभी बाहर नोटिस किया जाता था, क्योंकि लेंजरे ने जो साफ मना ही कर दिया था कि वांग जी उसका बेटा है ही नहीं। और पहले लेन फैमिली इतनी अमीर नहीं थी, जब वांग जी पैदा हुआ था तब लेन फैमिली इतनी अमीर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो अमीर होती गई। लेकिन किसी को लेन ई और वांग जी के बारे में पता चलने का मौका ही नहीं दिया गया, तो सबको शौक लगा था कि लेन फैमिली के पास एक बड़ा बेटा भी है। और उस दिन बहुत सारे तो पेपराजीज आए थे, बहुत बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर्स आए थे और बहुत सारे लोग आए थे उस वेडिंग को अटेंड करने के लिए। वेडिंग कंप्लीट होने के बाद विंग वांग जी को लेन फैमिली से लेकर आ चुका था। ऐसे तो वहाँ पर कोई खुश नहीं था, ना ही किसी को फ़र्क पड़ रहा था कि वांग जी यहाँ से जा रहा है, बल्कि वो सब तो ठीक थे कि वांग जी उनकी लाइफ से एक मनुष्य जा रही है। लेकिन मैडम लेन दुखी थी कि अब उसका काम कौन करेगा, अब उसको सर्वेंट्स लगाने पड़ेंगे। यही सोचकर मैडम लेन दुखी थी और लियांग जी के फेस पर तो स्मिक था, क्योंकि अब उसे जैसे एक एक्सेस मिल गया था। अगर वो वी फैमिली में जा सकती थी, पहले वो वी मेंशन में नहीं जा सकती थी ऐसे ही बिना किसी मतलब के, क्योंकि
सीईओ वी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसके घर में जाए, और ना ही किसी को पता था कि ये घर है कहाँ। लेकिन अब जब वांग जी की शादी हो गई है तो वियांग जी को वी मैंशन में जाने का एक्सेस मिल जाएगा। वही दूसरी तरफ विंग वांग जी को लेकर अपने घर आ चुका था। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। वो बिल्कुल कहीं दुल्हन वो था दुल्हनी, और वो उसी तरह शर्मा रहा था। वांग जी बस यही सोच रहा था कि अब उसकी और विंग की जो नई लाइफ है वो शुरू होने वाली है। विंग ने उसे उस हेल से निकाल कर वो विंग को अपनी लाइफ में वांग जी को ले आया है। लेकिन जब यहाँ वो आया और उसे जो चीज़ पता चली तो वो तो वांग जी की दुनिया ख़त्म करने के लिए काफ़ी थी। वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे ये सब जो कुछ हुआ था वो बस एक प्यारा सा एक खूबसूरत सा सपना था जो सुबह होने के साथ ही बस टूट गया था। एक ऐसा बबल जो कि बहुत खूबसूरत था जिसको किसी ने तोड़ दिया था। वांग जी को बिल्कुल ऐसा ही लगा था जब विंग ने उससे ये कहा था कि उसने बस लेन चिरेन से बदला लेने के लिए वांग जी से शादी की थी। वांग जी से वो इतने दिनों से इसलिए मिल रहा था। वांग जी को उसने लेन फैमिली से इसीलिए बचाया था ताकि वो लेन चिरेन से बदला ले सके, और उसका वो प्लान काम कर गया है। और अब जब 20% शेयर का पार्टनर लेन चिरेन बन गया है तो विंग के पास अपना प्लान है। वो अपने प्लान से लेन चिरेन और उस लेन फैमिली को बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि लेन फैमिली ने एक टाइम पर उसकी फैमिली को बर्बाद किया था, तो अब वो लेन फैमिली को बर्बाद करके रख देगा। और जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा तो लेन वांग जी को इस घर से बाहर निकाल देगा। ये सुनने के बाद वांग जी की दुनिया खत्म हो गई थी। वो अभी भी उसी फ्लोर पर बैठा हुआ था और बहुत बुरी तरीके से रो रहा था और गॉड को कोस रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है, आखिर उसी के साथ ऐसा क्यों होता है। उसे लगा था कि विंग उसे उस हेल से निकाल कर बाहर लेकर आया है, लेकिन विंग वहाँ उसे एक ऐसे दूसरे हेल में लेकर आया है जहाँ से वो भाग भी नहीं सकता। विंग उससे कैसे ही बात कर ले, विंग उसका पहला प्यार था, विंग उसका अल्फा था। विंग उससे शादी करके यहाँ पर उसे लेकर आया था, लेकिन अब क्या, विंग ने उसे श्राप बना कर दिया था उसे एक्सेप्ट करने के लिए। उसने बस उसे एक बदले की चीज़ के लिए यूज़ किया कि वांग जी सिर्फ एक बदले लेने की चीज़ है कि विंग ने उसे वो शादी की थी। वांग जी को नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी आंखों से आंसू अनकंट्रोलेबली बहे जा रहे थे। वांग जी भी बेड से सहारा लेकर बैठा हुआ था। उसने अपने दोनों घुटनों को अपनी चेस्ट पर लगा रखा था। उसने अपने दोनों घुटनों को टाइटली हक किया हुआ था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। और वांग जी बस एकटक सामने की तरफ देखे जा रहा था। फिर उसने आंखें बंद करते हुए कहा, माँ, आपके बिना ये दुनिया सच में बहुत ज़्यादा क्रूर है, और अब मैं थक चुका हूँ तानों से जो मैडम ने मुझे देती हैं। थक चुका हूँ उन बातों से जो आपके बारे में डैड मुझसे कहते हैं। थक चुका हूँ मैं उन झूठे इल्ज़ामों से जो यांशी मुझ पर लगाती है। और थक चुका हूँ मैं एक चीज़ बनकर जिसे सिर्फ बदले के लिए यूज़ किया जाता है। मैं थक चुका हूँ माँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अब मैं बस आपके पास आना चाहता हूँ। आपका लंजा आपके पास आ रहा है, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी उठता है और बिल्कुल किसी डेड बॉडी की तरह ही वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। अभी अर्ली मॉर्निंग थी, अभी सूरज नहीं निकला था, और लेन फैमिली में भी शायद कोई अभी उठा नहीं था। इसीलिए वांग जी अभी उस घर में अंधेरा हो रहा था। वांग जी अपने रूम से निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ हॉल में चला गया। वांग जी बिल्कुल किसी डेड बॉडी की तरह लग रहा था। वांग जी की जो वो जख्म थे, वांग जी ने जानबूझकर उन्हें खरोच कर खोल दिया था, और वांग जी की आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी, लाल थी। वांग जी के बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, गाल पर जो सूखे हुए आंसुओं के निशान थे। वांग जी लाइफलेस बॉडी की तरह अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाता है। फिर वो एक डायरेक्शन में चलने लगता है, और वो एक किचन में जाकर पहुंचता है जहाँ पर एक मीडियम से डिम लाइट जली हुई थी। वांग जी उस किचन में जाता है, फिर से अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाकर कुछ ढूंढने लगता है, और ढूंढते ढूंढते वो एक जगह पहुंचता है और फिर वहाँ से एक नाइफ निकालता है, एक शार्प नाइफ जो जो कि बहुत बड़ा था और बहुत शार्प था, बहुत ही शार्प था। उसकी नोक उसे देख कर ऐसा लग रहा था अगर कोई उसकी उंगली से उसे टच करेगा तो उसकी उंगली कट जाएगी। वांग जी ने उस नाइफ की तरफ देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर उसने उन सभी पलों को याद किया जो उसने विंग के साथ स्पेंड किए थे। फिर उसने अब वो टाइम याद किया जब उसने अपनी माँ के साथ स्पेंड किया था। उसने अपनी आंखों को खोला और उस चाकू की तरफ देखते हुए कहा, विंग, मुझे नहीं पता कि तुमने कभी मुझसे प्यार किया होगा या नहीं। मुझे नहीं पता कि तुमने वो सारा समय मेरे साथ सिर्फ इसीलिए बिताया था कि तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे, लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया था। तुम
इकलौते ऐसे पर्सन थे मेरी माँ के जाने के बाद जिसने मुझे फिर से हंसना सिखाया। तुमने मेरी लाइफ में जैसे रंग भर दिए, मेरी वो बोरिंग लाइफ, मेरी वो ऐसी पेनफुल लाइफ जिसमें तुमने खुशियाँ भर दी। इन झूठी ही सही, लेकिन तुमने मुझे खुशी दी, तुमने मुझे खुश रखा, तुमने मुझे उस हर चीज़ को भूलने में मदद की जो मैं भूलना चाहता था। और अगर तुमने ये सब बदला लेने के लिए भी कहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं खुश हूँ। और अगर तुम मेरी डेस्टिनी में होगे, तुम मेरे फेथ में होगे, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हर लाइफ में ढूंढ लूँगा। और ये लिन वांग जी का तुमसे प्रॉमिस है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, और हर लाइफ में बस तुमसे ही करता रहूँगा। इसलिए लिन वांग जी का दिल तुमने ले लिया है और इसे अब कोई दूसरा पर्सन नहीं ले पाएगा। अब मैं जीना नहीं चाहता। तुम्हारी आंखों में आज जो मैंने नफ़रत देखी थी, वो उस नफ़रत के साथ मैं नहीं जीना चाहता। तुम्हारी यादों के साथ तो मैं शांति से मर पाऊँगा, लेकिन तुम्हारी इस नफ़रत के साथ मैं कभी शांति से नहीं मर पाऊँगा। माँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी अपने हाथ के रिस्ट को बस काट लेता है, और वो कट बहुत ज़्यादा डीप था। जैसे ही वो कट लगा था, वांग जी के हाथ से खून की धार बस बह चुकी थी। बहुत देर तक वांग जी उसी खून को देखने लगता है। वांग जी के हाथ से बिल्कुल किसी झरने की तरह उसके हाथ से नीचे खून बह रहा था। किचन की पूरी जो नीचे फ्लोर था वो उसके खून में रंग चुका था। लगभग 5 मिनट तक उस कटे हुए हाथ को देखने के बाद वांग जी वहीं धड़ की आवाज़ के साथ उस फ्लोर पर गिर जाता है, और उसके हाथ से अभी भी खून बह रहा था। आंखें अभी भी अधिक खुली हुई थी, जो कि किचन एंट्रेंस की तरफ भी देख रहा था, और धीरे धीरे वो आंखें अब बंद हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब पता नहीं कितना समय बीता, लेकिन एक लेडी वी फैमिली के अंदर एंटर हुई। उसकी एज बहुत ही मिडिल एज वूमेन थी। वो वी फैमिली के अंदर एंटर हुई, और अभी धीरे धीरे उजाला होना स्टार्ट हो चुका था। उसने सभी हर चीज़ को इग्नोर करते हुए वो लिविंग रूम से सीधा किचन की तरफ आई, लेकिन जैसे वो किचन के एंट्रेंस पर आई, वो अपनी जगह पर ही रुक गई, क्योंकि उसे एंट्रेंस पर खून दिख रहा था। उसे थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि जैसे खून की एक नदी बह रही हो, ऐसी वो उसे दिख रही थी। और ये देखकर उसकी पूरी बॉडी शिवर कर गई। वो कांपने लगी, और उसने कांपते हुए पैरों से वो किचन के अंदर जाने लगी कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। लेकिन जैसे वो किचन के अंदर गई, उसके मुंह से इतनी ज़ोर से चीख निकली कि वो पूरा मेंशन उस चीख से गूंज गया, और वो तुरंत 2 कदम पीछे चली गई, क्योंकि सामने वांग जी की बॉडी थी। वांग जी के हाथ से अभी भी खून निकल रहा था। वांग जी जहाँ पर गिरा था, वहाँ पर वांग जी जो जब खड़ा था तो वो खून गिरा था, तो वांग जी उसी के ऊपर गिरा था। उस वजह से वांग जी के पूरे जो कपड़े थे, जो वेडिंग सूट था जो वांग जी ने पहन रखा था, वो पूरा रेड हो चुका था। वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो लग रही थी। उसका शरीर जो था वो पेल पड़ चुका था। और वो चीख को सुनकर, वो चीख इतनी तेज थी कि वो लेडी जो वांग जी के रूम के बाहर खड़ी हुई थी, वो भी अपने रूम से निकलकर तुरंत दौड़ते हुए बाहर आए, और उसके पीछे पीछे विंग भी आया। विंग ने और उस लेडी ने जब देखा कि बहुत सारे सर्वेंट्स वहाँ पर खड़े हुए थे, और उन्हें देखकर विवेंशन बहुत बड़ा था, तो वहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स थे। उन सभी सर्वेंट्स ने किचन के गेट को जैसे रोक कर रखा था। वो अंदर नहीं देख सकते थे। उस लेडी ने जब ये देखा, तो उसने उन सर्वेंट्स की तरफ देखा और कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर, और कौन सिखाता, आखिर ऐसा हुआ क्या है। उस लेडी की आवाज़ सुनकर वो जितने भी सर्वेंट्स थे वो अपनी जगह पर से हट गए, और जो विंग और उस लेडी ने सामने का नज़ारा देखा, वो उन दोनों के लिए शॉकिंग था। विंग अपनी जगह पर ही जम चुका था, और उस लेडी की आंखें बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि सामने वांग जी था जिसकी लिटरली लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी, क्योंकि वांग जी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। वांग जी का खून हाथ से अभी भी रिस रहा था, और पता नहीं वांग जी ने कितनी देर पहले अपनी इस नस को काटा था, किसी को नहीं पता। लेकिन विंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस नहीं ले पा रहा है। उसकी सांसें उखड़ रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जो सामने वो देख रहा है वो बस एक सपना है, और जल्दी ये सपना बस टूट जाएगा। लेकिन ये कोई सपना नहीं था। बहुत देर तक भी जब विंग हिला नहीं, तो उस लेडी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विभूषण, तुम अभी भी यहाँ पर खड़े क्यों हो? उसे जहाँ उसे हॉस्पिटल लेकर चलो, उसे वो मर 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 जाएगा। ये सुनकर विंग होश में आया। उस लेडी ने विंग को लिटरली उसके कंधों से पकड़कर झक दौड़ दिया था। तब जाकर विंग होश में आया। उसने उस लेडी की तरफ देखा,
वीइंग के फेस पर अभी वीइंग के दिल में क्या चल रहा था किसी को नहीं पता, क्योंकि वीइंग की आंखों में एक सिंगल आंसू तक नहीं था, लेकिन उसके फेस के पूरे रंग उड़े हुए थे। उस लेडी ने वीइंग की तरफ देखा और वीइंग ने एक बार उस लेडी की तरफ देखा और फिर तुरंत वो किचन में चला गया। उसने और बिना किसी बात के देर किए उसने तुरंत वांग जी को अपने गोद में उठा लिया और वांग जी का हाथ फिर से नीचे लटक गया और उसके हाथ में से खून बह रहा था। वेंग ने वांग जी को पकड़ा और बाहर की तरफ जाने लगा और वो लेडी जो वांग जी के हाथ से खून निकल रहा था, तो उस लेडी ने अपने पास से एक रुमाल निकाला और वो उसके ब्लीडिंग को रोकने लगी। वो तुरंत अपनी कार में गए और हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वो उन्हीं के हॉस्पिटल में गए थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वीस का जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा है, अलग अलग ब्रांचेस है इसकी, सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि और बहुत सारे स्टेट्स में ये ब्रांचेस है। तो इसीलिए एक इनका ही एक हॉस्पिटल भी था। वो तुरंत उस हॉस्पिटल में जा चुके थे। वो लेडी बहुत कोशिश कर रही थी कि वो वांग जी के हाथ के इस खून को रोक सके, लेकिन खून अनकंट्रोलेबली बहे जा रहा था। वांग जी की सांसें बहुत ज़्यादा उखड़ चुकी थी, वो उखड़ रही थी। वो वींग की बाहों में तड़प रहा था, वो वींग की बाहों में झटके ले रहा था जैसे वो मर रहा हो। और वींग जब ये देख रहा था तो उसने वांग जी को टाइटली बस पकड़ रखा था, जैसे उसे डर हो कि वांग जी इसे छोड़कर चला जाएगा। और थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। विंग चिल्लाता हुआ हॉस्पिटल के अंदर गया और विंग को सभी लोग वहाँ पर जानते थे, तो तुरंत विंग के लिए स्ट्रक्चर लाया गया। विंग ने तुरंत वांग जी को उस पर लेटाया और उसने और उस लेडी ने मिलकर वांग जी के उस खून को रोकने की कोशिश की और डॉक्टरों ने भी तुरंत उसे अटेंड किया। और लगभग आधे घंटे बाद वांग जी को अंदर ले जाया हुआ आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर बाहर नहीं आया था। थोड़ी देर बाद एक सीनियर सा दिखने वाला डॉक्टर बाहर आया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, मिस्टर वी, वो आपके क्या लगते हैं और उनकी ऐसी हालत कैसे हो गई? ये सुनकर वीइंग ने कुछ नहीं कहा। उस लेडी ने वीइंग की तरफ देखा और उसने उस डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर आप बस ये बताइए कि क्या उसकी वो ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा ना? उसका इतना खून नहीं बहा है अभी तक। ये सुनकर उस डॉक्टर ने उस लेडी की तरफ देखा और कहा, आप ये कह रहे हैं कि उसका खून नहीं बहा है? उसका खून बहुत ज़्यादा बह गया है और उसकी सांसें उखड़ रही हैं। मुझे लगता है कि पिछले 1 घंटे से उसका हाथ कटा हुआ है और उसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका है और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उसे बचा पाऊँगा या नहीं, क्योंकि उसकी सांसें उखड़ रही हैं। और जहाँ तक उसके शरीर को देखकर लग रहा है, उसे देखकर नहीं लगता कि वो जीना चाहता है। वो खुद अपनी सांसें रोक रहा है, वो खुद मरना चाह रहा है। और ये जैसे ही उन्होंने सुना, विंग जैसे जो खड़ा हुआ था वो वापस उस बेंच पर बैठ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ख़त्म हो रही थी। उसे गिल्ट फील हो रहा था अब कि ये गिल्ट किस चीज़ का था ये उसे खुद भी नहीं पता, लेकिन पता नहीं कि उसकी सांसें भारी हो रही थी। वांग जी उसे छोड़कर जाने वाला था। वांग जी जीना नहीं चाह रहा था, यही दिमाग में विंग के चल रहा था। तो हे एवरीवन, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा एंड क्या आपको स्टोरी पसंद आई। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ 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 कमेंट कर देना। आपको कौन लगता है आखिर विंग ऐसा क्या हुआ था वी फैमिली के साथ जो विंग ने बदला लेने के लिए वांग जी का इस्तेमाल किया था? और आखिर वो लेडी कौन है? वो लेडी विंग की सिस्टर नहीं हो सकती, क्योंकि विंग ने कहा था कि वो अनाथ है, तो इसका मतलब उसकी फैमिली मेम्बर्स में तो कोई भी नहीं हो सकता। क्या वो लेडी विंग की वाइफ है? तो आपको क्या लगता है कि वो लेडी कौन है? जब भी थॉट्स हो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।